एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए। आज मैं और हमारे साथी को होस्ट गुलाब जडेजा जी हम फिर से हाजिर हैं आज की लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, जो विनिंग टीम का एक जबरदस्त प्रोग्राम है। और हमें मौका मिलता है एक नई पर्सनालिटी के साथ इंटरेक्ट करने का, उनसे कुछ सीखने का, उनकी जर्नी के बारे में जानकारी लेने का। हेलो गुलाब जी, आपके अंधेरे में हो, क्या बात है? एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में हूँ, गाड़ी में हूँ सर, है ना। ओके 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 ओके, राइट। तो आज के जो हमारे कपल हैं, जो पर्सनालिटी हैं, वे बहुत जबरदस्त हैं। उनके बारे में मैं बहुत देर बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे भी और प्रोफेशनली भी, बिजनेस वाइज भी। वे बहुत जेंटल कपल हैं। बाय प्रोफेशन दोनों लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर रवि गुप्ता वो एमडी फिजिशियन हैं, और मिसेज डॉक्टर आभा गुप्ता जो हैं वे आई सर्जन हैं। और उस इतने उनका खुद का अपना हॉस्पिटल्स हैं, और एक जबरदस्त प्रैक्टिस के बावजूद इस इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत बड़ा समय दिया है। और सबसे बड़ी बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा योगदान दिया है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि उन जैसे डिजिग्नेटेड कपल, उन जैसे प्रेस्टिजियस कपल इस ऐसे नोबल प्रोफेशन से जुड़े होने के बावजूद, ऐसे बिजी प्रोफेशन से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने इस इंडस्ट्री में आए, इस इंडस्ट्री में फॉर्च्यून क्रिएट किया, और पता नहीं लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया। वे उनका करियर के बारे में तो वे खुद ही बताएंगे, लेकिन जितना मैं बता सकता हूँ, वे पहले हमारी पुरानी कंपनी में थे और एक बहुत हाई लेवल पे थे, और उसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। इससे पहले कि मैं ऑफिशियली बुलाऊं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे को होस्ट गुलाब जी से कि वे कुछ बात करें। गुलाब जी बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कोई पार्टी में जा रहे हो क्या? हाँ सर, एक शादी में जा रहा हूँ। ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है। बोलिए गुलाब जी। तो आज सभी को इस सुहानी सुहानी शाम थर्सडे इवनिंग लीडरशिप ट्रेनिंग सीरीज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और अगेन एक और लीडरशिप, एक और पर्सनालिटी को आज हमें यहाँ पे इनवाइट करने का मौका मिला है। डॉक्टर रवि एंड डॉक्टर आभा गुप्ता के बारे में विवेक जी ने काफी बातें बताई। मैं इतना कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब हैं मैम के पास, और कई सालों से हम लोग साथ साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और द वे ही इज केयरिंग, दोनों हस्बैंड वाइफ जिस तरीके से केयर करते हैं अपनी टीम की, वाकई में वो काबिल तारीफ है। और जो थॉट प्रोसेस है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। विवेक जी ने जैसे बताया कि इतने बड़े प्रोफेशनल होने के बावजूद भी अगर इस बिजनेस को इक्वल प्रायोरिटी के साथ वो आगे लेके जा रहे हैं, उनके क्लियर कट विजन है, राइट। और मैं इतना ही कहूंगा आप लोग अपना अगेन, राइट। और जो भी डॉक्टर साहब बताएं आपको वो नोट डाउन कीजिएगा, और काफी पावरफुल चीजें आपको पता चलेंगी अबाउट द हेल्थ, अबाउट द न्यूट्रिशन, अबाउट द जर्नी, एंड अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग, अबाउट द प्लेटफॉर्म वेस्टिज एंड विनिंग टीम, राइट। सो मैं ज्यादा, मेरा कवरेज भी थोड़ा प्रॉब्लम है, और विवेक जी मैं हो सकता है बीच में लेफ्ट भी हो जाऊं। प्लीज आप आज की जो लीडरशिप सीरीज है आप कंटिन्यू करना, मैं बाद में यूट्यूब चैनल पे देख भी लूंगा। सो इट्स ओवर टू यू सर, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर साहब को और मैम को आप वर्चुअल मंच पे इनवाइट करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुलाब जी, थैंक यू। तो बिल्कुल गुलाब जी के साथ और पूरे आप सब लोगों की जबरदस्त तालियों के साथ में मैं इनवाइट करता हूं जोधपुर से डीसीडी कपल डॉक्टर रवि गुप्ता एंड डॉक्टर आभा गुप्ता। वेलकम मैम सर। वेलकम सर, वेलकम 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 Sir, thank you, Lord Gulab ji, Vivek ji. We are very lucky and very proud to be with the winning team and Vestige. आवाज आ रही मेरी क्लियर? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज की शाम, क्योंकि जैसे ही विवेक जी और गुलाब जी का फोन आता है तो एकदम और एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि सर रियली आप लोगों के साथ जो इतना लंबा एसोसिएशन है, तो ऐसा लगता है लाइफ का एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस हमारा साथ चल रहा है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड ऑलवेज। प्रोफेशनली तो हम लोग, मैं बताऊंगा अपने बारे में थोड़ा, मेरी वाइफ जस्ट अभी ज्वाइन करेंगी अभी साथ में। तो यहाँ पे इस डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे जब बात करते हैं तो लिटरली ऐसा लगता है कि हम एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं।
हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो समाज में एक बीड़ा उठा के निकले हैं, जिन्होंने कुछ करने का ठाना है अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। सभी लोग बिजी हैं दोस्तों, और रहना भी चाहिए बिजी। मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग बिजी हैं वही हमारे साथ भी आते हैं। पर निश्चित तौर से इस इंडस्ट्री की जो ब्यूटी है ना, वो है ईमानदारी। इस डायरेक्ट सेलिंग की जो ब्यूटी है वो है मेहनत, लोगों की मदद करना। इसके पीछे जो भावना है ना, वो बहुत पवित्र है, इनोसेंसी। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं विवेक जी की लीडरशिप में, अगर आप सबसे बड़ी चीज देखेंगे वो इनोसेंसी है। मतलब आज भी उनके चेहरे से लगता है यार ये 15-20 साल का एक लड़का है बोल रहा है, अभी इतने ही होंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। गुलाब जी तो एवर यंग है, ये तो लिटरली चिर युवा है गुलाब जी, चिर युवा है। जो है लिटरली ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में आके हमने अपने आप को और अपना एक लेवल बढ़ा लिया। हमने प्रोफेशनली हम लोग साउंड थे, पर इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत अच्छे मित्र दिए हैं, बहुत अच्छे परिवार की तरह के लोग दिए हैं। और ऐसा कभी एहसास नहीं होता कि हम अपने इस इतने बड़े परिवार में जुड़ गए के बाद में हमारा जो एक दूसरे से एसोसिएशन है इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि दोस्तों मजा आ जाता है। और आज का टॉपिक जो मुझे मिला है, हेल्थ पे भी बात करूंगा मैं, और जैसा भी गुलाब जी ने और विवेक जी ने मेरे बारे में बताया, दोस्तों नो डाउट डॉक्टर्स हैं हम लोग, और समाज की सेवा कर रहे हैं, और जोधपुर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। और ये जर्नी मैं बताऊं आपको, जन्म मेरा 63 का है, 63 का, और 81 में मैंने मेडिकल में एंट्रेंस लिया था। 81, बहुत से लोगों का शायद 81 में अभी जो होंगे हमारे साथ में, बहुत लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो उस टाइम से हम लोग जब इस इंडस्ट्री में घुसे, 81 से मेडिकल में एंट्रेंस है, और 90 से मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। एमबीबीएस किया, इंटर्नशिप किया और एमडी किया एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। कुछ लोग जानते होंगे, बीकानेर जो है भुजिया पापड़ की जगह है, बड़ी फेमस जगह है बीकानेरी भुजिया। वहाँ के रसगुल्ले बहुत फेमस है। तो वहां से हमने, जो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज था, मैंने वहां से एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया। मेरी वाइफ अजमेर से है, डॉक्टर आभा गुप्ता, और उन्होंने अजमेर से ही एमबीबीएस किया, और फिर आईज के अंदर उन्होंने मास्टर्स किया। शी इज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, मैं एमडी मेडिसिन हूँ, शी इज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। और 81 में जब मैंने एडमिशन लिया था, तो बस ये लगा था कि बस 5 साल की तो मेहनत है, एमबीबीएस करते ही सब कुछ मुट्ठी में आ जाएगा। विवेक जी, बिल्कुल जैसे यहाँ पे लगता है ना नेटवर्किंग में अपने के बस 2 साल करना है और सब कुछ। पर दोस्तों ये ट्रेडिशनल जो प्रोफेशंस होते हैं, इसके अंदर लिटरली हमें लगता है कि बस अब मंजिल आ गई, अब मंजिल आ गई, लेकिन इतना लंबा रास्ता है इसका। एमबीबीएस के दौरान बहुत कुछ सीखा, और ये समझ में आ गया फाइनल एमबीबीएस तक आते आते कि भैया एमबीबीएस से ग्रेजुएशन है सिर्फ। सही बात। अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। इंटर्नशिप में जब हमने प्रैक्टिकली लाइफ को शुरू किया, पेशेंट्स को देखा, बहुत कुछ वहां से जाना कि भी लाइफ में कितनी मेहनत आगे भी बाकी है। पीजी में एंट्रेंस एग्जाम नहीं था उस टाइम में, पीजी में एडमिशन हो गया, क्योंकि अच्छे मार्क्स थे तो डायरेक्टली एडमिशन हो गया हमारा। और पीजी 3 साल की दोस्तों होती है, एमडी एमबीबीएस 5 साल की होती है, 1 साल का इंटर्नशिप और 3 साल की, तो 9 साल तो ऑफिशियली लगने ही लगने हैं। अब उसमें थोड़ा बहुत आगे टाइम लग जाए तो ये पक्का कच्चा पक्का 10 साल की तपस्या है एमबीबीएस और एमडी करने तक की। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में हम देखते हैं कुछ लोगों को, सर 10 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा यार 10 साल बाद भी समझ में नहीं आया था कि कहाँ पहुंच गया। तो वो लंबा टाइम। अच्छा, 17 साल की उम्र में जब एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था, विवेक जी आपको पता है वो उम्र कैसी होती है? सही बात। 17 बरस की, 18 बरस की जो उम्र होती है उस टाइम लोग बाग जो है ना अपनी उस जवानी को एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजॉय और कर। हमारी पूरी जो लाइफ है ना वो किताबों में। हमें दोस्तों नहीं पता होता होली कब आती थी, दिवाली कब आती थी। हमारे लिए तो एक ही टाइम टेबल होता था, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, रात को देर तक सोना है, पढ़ना है, और दिन भर पढ़ाई करना है, बस इससे आगे हमारा कोई काम नहीं होता। इस नोबल प्रोफेशन के अंदर भी हमने इतनी सेवा की है दोस्तों। जोधपुर से मैंने जब पीजी करने के बाद में, मेरे फादर क्योंकि रेलवे में थे, और पीजी करने के बाद में उन्होंने कहा बेटा अब क्या करना है, तो गवर्नमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट पता नहीं कुछ ऐसे जीन्स थे, क्योंकि जीन्स पे बहुत कुछ प्रभावित होता है, प्रभाव पड़ता है बॉडी पे और आपकी सोच पे।
तो जीन्स कुछ ऐसे थे, पढ़ाई तो करनी थी नो डाउट, पढ़ाई तो इस लाइन में लिखी हुई थी, पढ़ाई की रेखा तगड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके बाद में नौकरी करना, दोस्तों मैं किसी जॉब को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी ऐसी सोच थी कि यार जॉब करके तो हम क्या जॉब करेंगे, हम तो लोगों को जॉब देंगे ना। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप शायद शुरू से ही थी, ऐसा मन में था कि नहीं हम नहीं जॉब करेंगे, हम सरकार के ऊपर ऐसा नहीं बोझ डालेंगे कि वो हमें कुछ दे, हम सरकार के लिए समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो भावना से हमने और प्राइवेट सेटअप हमने लगाया, एक छोटा सा क्लिनिक लगाया, क्योंकि पैसा नहीं था, फादर रेलवे में थे तो मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। और दोस्तों आपको पता ही है, जब इतने सालों का भूखा प्यासा हो कोई शेर, तो प्रैक्टिस कुछ महीनों में इतनी अच्छी जम गई कि सुबह से शाम तक जो है ना जबरदस्त भीड़ होने लग गई। और फिर 2 साल में ही प्लानिंग करना पड़ा कि हॉस्पिटल बनाइए आप, क्योंकि इसमें तो आपका काम नहीं चलेगा। मैं इसलिए आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ ये सारा, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डॉक्टरी तो बस ये है कि डॉक्टर की फीस काहे की लेता है, तो हाथों हाथ बन जाते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं, और इनका तो टाइम क्या है डॉक्टर के पास में तो हम ऐसे ही मिल लेंगे, डॉक्टर बहुत बिजी। हाथ पकड़ने के पैसे लेते हैं। नहीं, वो कलम चलाने के, वो कहते इतना सी कलम चलाई है, आपने क्या किया, आवाज जी को बोलते तुमने तो इतना सही तो छेद भी नहीं किया, और लेंस डाला है, दिखता ही नहीं लेंस, तो इतना भारी था, इसके आप इतने पैसे काहे को ले रहे हो भैया, उसके पीछे जो तपस्या है, उसकी जो मेहनत है, और वो सब कुछ था। तो दोस्तों बिल्कुल कट शॉर्ट कर रहा हूँ मैं अपनी स्टोरी को, और जैसे ही हम प्राइवेट में आए, प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर दिया था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिया था, और करीब 90 में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, 2000 का टाइम था विवेक जी, जब हमने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना। आप भी शायद उसी टाइम के ही हैं, उसका आपको भी शायद आइडिया होगा। तो 2000 में जो गोरो की कंपनी थी, उससे मुझे लगा, मैंने कहा वर्क तो हम कर ही रहे हैं, वर्क तो नो डाउट मेरे दादाजी ने भी किया है, मेरे पिताजी ने भी किया है, मैं भी करूंगा वर्क, लेकिन फ्रीडम अगर चाहिए आपको लाइफ में, अगर आपको टाइम की फ्रीडम चाहिए, मनी की फ्रीडम चाहिए, सिक्योर्ड इनकम चाहिए थी, तो जो उस टाइम में मेरे अपलाइन थे, उन्होंने मुझे प्लान नहीं दिखाया दोस्तों। मुझे सिर्फ इतना बताया कि डॉक्टर साहब आपके पास मुझे लग रहा है टाइम नहीं, आप हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत बिजी लग रहे हो, आपके पास टाइम है क्या? बस ये उनका सवाल था, और मुझे समझ में नहीं आया कि इसका जवाब क्या दूं। टाइम तो चाहिए ही नहीं, टाइम किस लिए चाहिए? डॉक्टर तो जितना बिजी है उतना ही पैसा कमाएगा, उतना ही फेमस होगा। लेकिन दोस्तों उस टाइम मेरे दिमाग में एक बीज आ गया, और सोच डेवलप हो गई कि नहीं, टाइम तो अभी चाहिए हमें। टाइम ऐसा नहीं है कि हमको 60 साल बाद चाहिए, टाइम तो अभी चाहिए, लेकिन दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने हार्ड वर्क में लगे हुए हैं, तो आप कभी भी स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको एक्टिव इनकम के अंदर जिस तरह से काम करना पड़ेगा। मैं चैम्बर में बैठूंगा तो पैसा आएगा, जिस दिन नहीं बैठूंगा उस दिन पैसा नहीं आएगा। और फिर मैं सोचता हूँ उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं तो मानता हूँ, मेरे को मेरी अपलाइन जो थी वो भगवान के रूप में मेरे पास आई, और उन्होंने मेरे अंदर जो ये बीज डाला और मुझे ये सोच दी, और उसके बाद से मैंने सोचना शुरू किया। और फिर ये इतिहास आपके सामने है कि हम लोग उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से मेहनत करके कामयाब हुए। हमने कभी भी शॉर्टकट नहीं माना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग खुद ही अपने आप में एक शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट का क्या शॉर्टकट, हमें पता है सक्सेस कभी भी रातों रात नहीं मिलती है, और जो रातों रात वाली सक्सेस होती है वो टिकती भी नहीं है। हमने देखा है कोई भी चीज को अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स अगर एकदम दे दें, बच्चा 9 महीने की जगह 3 महीने में बाहर आ जाएगा, तो बच्चा नहीं कहलाएगा, कुछ और ही कहलाएगा। ऐसे ही अगर किसी पौधे को एकदम ग्रोथ बना दे, उसकी बढ़ा दे, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद में पता लगा कि सिकनेस इंडस्ट्री के बराबर नहीं, उससे बड़ी एक वेलनेस इंडस्ट्री भी है दोस्तों। सिकनेस इंडस्ट्री नो डाउट, आप देखना हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, फिर उससे भी एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बारे में हमने जाना, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। और फिर हमने देखा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जितनी भी हमारी मेडिकल की कंपनी थी, उन लोगों ने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स एक डिवीजन बनाया, और बहुत सारी कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल्स पे काम करने लगी। तो ये बहुत सारे लोग जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मैं बता दूं दोस्तों, हमने कुछ नया नहीं किया। जैसे जैसे वक्त ने हमको सिखाया, हम सीखते गए, अडेप्ट करते गए हर बात को। हम रिजिड नहीं थे, हम फ्लेक्सिबल थे। मुझे पता था साइंस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमें समझना पड़ेगा, और साइंस के अंदर क्या चीज डिमांड क्या है, उस हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा, और वक्त की क्या नजाकत है। अब ये पता लग गया कि भाई वर्क को नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, तभी आप एक्टिव से पैसिव इनकम में आओगे, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में आओगे। लिवरेजिंग एक वर्ड था जो मुझे समझ में आया कि लिवरेजिंग मतलब क्या होता है, कि अगर आपको कार को उठाना है तो आपको जोर नहीं लगाना है, एक छोटा सा जैक, चाहे वो बच्चा भी अगर लगाएगा, तो आप कार को इजीली उठा सकते हैं, और अपना जो डैमेज है, पंचर है, उसको आप ठीक कर सकते हैं।
तो ये कॉमन सेंस की बातें थी, और शायद इसलिए हम बिल्कुल रिलैक्स हैं आज, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम काम कर रहा है विनिंग टीम का, जो लिवरेजिंग पावर हमें देता है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको अगर 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना अगर बढ़ाना है, तो हमें उस विनिंग टीम की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो हमारा जैक है। वैसी अगर हमारी कार है तो विनिंग टीम हमारा जैक है। ये इतनी जबरदस्त पावर इसकी है दोस्तों, जिसने हमें प्रूव कर दिया कि आप एमएलएम इंडस्ट्री में अगर आ गए हैं, और अगर आपके पास में एजुकेशन सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों आप ऐसे हैं कि आपने कार तो खरीद लिया लेकिन उसमें जैक नहीं है। और बिना जैक के दोस्तों शायद मैं नहीं समझता कोई बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी भी बिना जैक के बनती है। गाड़ी बने ना बने, उसमें जैक तो पहले बनेगा ही बनेगा। तो डायरेक्ट अब आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है आज वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज दोस्तों डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर वो नाम है जिसके लिए हमें अब उसके लिए कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इतना नामचीन हो गया है, इतना फेमस नाम है ये। और 2 जून को इसमें 18 साल पूरे होने वाले हैं। 18 साल के जवान, आप समझ रहे हैं, वोटिंग एज की आ गई 18 साल की इसकी। तो अब ये समझ लो, जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया है तो उसका बचपना देखा है, अब ये जवानी की उसमें आ गई है, उसमें वेस्टीज। तो वेस्टीज के साथ साथ 2013 में जो विनिंग टीम का, जो विनिंग टीम को भी शायद 13 साल हो गए आज। तो विनिंग टीम भी हमारे साथ में बहुत तेजी से, हमें सपोर्ट सिस्टम जो है मिल गया है हमें। तो अगर मैं बात करूं तो आज इस कोरोना को भी मैं थैंक्स देना चाहूंगा। कोरोना ने दोस्तों हमारे प्रोफेशन पे भी बहुत बड़ा डेंट डाला। जो लोग कोरोना हॉस्पिटल चला रहे थे, जिनके पास कोविड के सारे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज थे, नो डाउट उन लोगों ने बहुत अच्छा इसमें जंप लिया, ब्रेकअप लिया। लेकिन जैसे हमारा हॉस्पिटल है, वी डोंट हैव दैट कोरोना का आईसीयू, या कोविड के लिए हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे। तो हमारे पास एक सर्जिकल वेंटिलेटर था जो सर्जरी के लिए हिसाब से था, बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ आईसीयू। तो 2 साल जो आपने पिछले देखे, 2020 और 21, दोस्तों वो हमारे लिए भी ऐसे ही टफ टाइम था, जब आभा जी आई सर्जरी नहीं कर पा रही थी, उनके लिए कोई पेशेंट तैयार नहीं था, ना हम लोग तैयार थे, कि हम भी नहीं चाहते थे कि हम एक्सपोज हो की तरह से। तो हम लोगों ने उस टाइम को देखा कि क्या हमारा मेडिकल प्रोफेशन, जिसमें कहते हैं कि साहब इसका तो कभी भी टाइम स्लो नहीं होगा, ये तो हमेशा बढ़ता जाएगा। तो लिटरली बता रहा हूँ, हार्ट अटैक के पेशेंट्स पता नहीं कहाँ चले गए, निमोनिया कहाँ चला गया, बीपी के पेशेंट कहाँ चले गए। हम उनको फोन कर रहे हैं, भैया कि नहीं सर, वो आपने जो दवाई दे रखी है हम वही चला रहे हैं, अभी आप चिंता नहीं करें। अरे मैंने कहा मेरे से नहीं मिलेगा तो मेरी फीस का क्या होगा, मेरे टेस्टिंग लैब का क्या होगा, मेरे जो इतने बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है। लिटरली दोस्तों कोविड ने बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन दिया। बहुत बड़े पैसे का जिनको घमंड था, गुरूर था, उसको खत्म कर दिया। जिनको जॉब के अंदर अपने आप में था बहुत, जिनको अपनी हेल्थ में भरोसा था, जो प्रोफेशनल्स थे, उनकी जॉब्स भी नहीं रही, बहुत सारे लोग रोड पे आ गए, बिजनेसेस की हालत खराब हुई। लेकिन अब अच्छी बात जो करें वो ये करें कि कोविड ने हमें बता दिया कि अपनी बॉडी को हमें फिट रखने के लिए वो इंतजार नहीं करना है कि कोई डॉक्टर डायग्नोज करके दे अब आपको ये बीमारी हो गई है और अब आपको ये लेना चाहिए। और डॉक्टर जो भी देगा वो फार्मास्यूटिकल्स में आएगा दोस्तों। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है कि वो केमिकली उसको कोई भी चीज को डेवलप किया जाता है, उसमें जरूरी नहीं वो नेचुरल हो, हर्बल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये चीज जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री ने हमें समझाई कि अगर फूड सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं तो फूड का ही सप्लीमेंट होगा, फूड ऑलवेज नेचुरल होगा, हर्बल होगा। तो फूड सप्लीमेंट की अभी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन एक चीज और दी, आज हम जूम पे बात कर रहे हैं आप सभी से, पूरे इंडिया हो सकता है और बाहर के कई कंट्री से भी लोग जुड़े होंगे। दोस्तों अगर ये जूम डेवलप हुआ है ना, ये सिर्फ कोविड की देन है। डिजिटल इंडिया अगर हुआ है ना, तो हम लोग शायद इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन विनिंग टीम ने जैसे ही लॉकडाउन लगा, विनिंग टीम ने वेरी फर्स्ट मीटिंग जो है ना इमीडिएटली जूम पे शिफ्ट कर दी। और हमें कभी लगा ही नहीं कि हम लोग अपनी विनिंग टीम से, हमारे पूरे इंडिया के लीडर से हम दूर है, और सीखने का बहुत मौका मिला। वेस्टीज ने अपनी सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन कर दी। तो ये डिजिटल इंडिया का और इसका बहुत जबरदस्त रोल रहा है दोस्तों। और स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के अंदर अगर मैं देखूं तो गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया है कि आज यूथ जो है ना, उसको हमारे पास, उसके लिए हमारे पास जॉब नहीं है, उसको कोई ना कोई स्टार्टअप करना पड़ेगा, उसको डिजिटल इंडिया पे आना पड़ेगा, उसको मेक इन इंडिया पे आना पड़ेगा, उसको आत्मनिर्भर भारत में आना पड़ेगा। दोस्तों मैं आज बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि हम लोगों को ये बात समझा पा रहे हैं जो शायद उनको नहीं समझ में आ रही होगी। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब बातें हम लोग पहले थ्योरेटिकली करते थे, लेकिन आज की तारीख में ये वक्त की नजाकत है
आज बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं और एक छोटा सा कंपटीशन आता है, उसमें लाखों बच्चे अपीयर हो रहे हैं। दोस्तों अभी हमारे राजस्थान में कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं एग्जाम चलते रहते हैं, तो लाखों बच्चे दोस्तों अपीयर हो रहे हैं। और सीटें कितनी होती हैं, अगर पटवारी है तो थोड़ी सी होंगी, तहसीलदार है थोड़ी सी होंगी, कोई रीट है कोई नीट है, और थोड़ी सी पोस्टें होती है, और उसके लिए हजारों लाखों बच्चे। तो दोस्तों सिर्फ आप उस पर डिपेंडेंट ना रहे कि आपको उसके जरिए सक्सेस मिलेगी, आप अपना एक माइंड मेकअप करें कि इंडिया अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यूथ इंडिया है। भारत एक युवा देश है दोस्तों, इस युवा देश को अगर आपको आगे तक कामयाब रखना है तो उसको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, उसको आपको जॉब के इस चंगुल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जिस तरह से इंडिया में आज वक्त बदल रहा है, आपको डायरेक्ट सेलिंग अब नया शब्द नहीं है। अब देखो ना, डायरेक्ट सेलिंग पे पीजी डिप्लोमा हो रहे हैं, चाहे वो गुजरात यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और जब ये बच्चे हजारों की संख्या में निकल के आएंगे तो ये लोग आगे जाकर के प्रूव करेंगे कि इन्होंने अपने आप को जॉब के दायरे में नहीं बांध करके डायरेक्ट सेलिंग को अपना अपॉर्चुनिटी माना, और वो फिर डिपेंड करेगा वो किसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए दोस्तों, आप उस जगह पे आप लीड कर रहे हैं जहां पे हजारों बच्चे अपनी लाइफ को आपके साथ जोड़ने वाले हैं। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश की है, और इसको जितनी आसानी से आपको मिल गया है ना दोस्तों, उतना आसान नहीं है। आपको इसको जैसे प्रोफेशनली इसको सीखना है, समझना है। आज की जैसी मीटिंग चल रही है, ऐसी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको आप कभी भी ये ना लें कि ये तो हमें पता है या ये तो कोई नॉर्मल बात करते होंगे। नहीं दोस्तों, वाकई में इस इंडिया के अंदर अगर आपकी जिम्मेवारी है, जो समाज की जिम्मेवारी है, वो ये है कि आपको अपने आप को समझना है कि आप आने वाले 5 से 10 साल में क्या भारत की इकोनॉमी जिस तरह तेजी से बढ़ रही है, क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस तरह से 65,000 करोड़ क्रॉस करने वाली है आने वाले 3-4 साल के अंदर दोस्तों, जो इंडिया 135 करोड़ का इंडिया है और 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री अभी 20,000 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। जबकि चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ देखो आप कुछ हजार करोड़ लोग भी नहीं है वहां पे, और उनके यहाँ पे लाखों करोड़ की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो आज अकेले थाईलैंड, डॉक्टर साहब जब थाईलैंड लॉन्च हुआ था ना, अकेले थाईलैंड की मार्केट 21,000 करोड़ की है सर, पॉपुलेशन 7 करोड़। बताइए 7 करोड़ में 21,000 करोड़, हमें 135 करोड़ लोगों में सिर्फ 20,000 करोड़ भी नहीं है। तो अभी तो ये सोया हुआ भारत है, और आपने जिम्मेवारी ले ली है दोस्तों अपने कंधों पे, तो आप इसको हल्के में मत लेना प्लीज। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, अरे डोर टू डोर सेलिंग नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग है। आज जितने भी लोग है ना कामयाब हुए दुनिया में, टॉप लोग जितने भी अमीर बने, आप किसी भी टाइम मैगजीन में पढ़ लेना, वो डायरेक्ट सेलिंग से ही अमीर हुए हैं। उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी है, पढ़ाई की भी होगी तो पढ़ाई काम नहीं होगी, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पे काम किया होगा। तो जितने भी टॉप अमीर है, चाहे अंबानी है, अडानी, कोई भी, डायरेक्ट सेलिंग है। हाँ, ये डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में भी हमें समझना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट सेलिंग प्योर, डोर टू डोर सेलिंग नहीं है, इट इज इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। हम फैमिली टू फैमिली हम लोगों से मीटिंग करते हैं, उनको हम कंसेप्ट बताते हैं, उनको फ्यूचर बताते हैं, उनका विजन बताते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चीज मिसिंग है, क्या उनका ड्रीम हो सकता है, क्या उनका फियर हो सकता है, और उसके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाती है बात हेल्थ की। मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं पहले डॉक्टर साहब बीच में आपको बोल दूं, मतलब क्योंकि आप टॉपिक अभी चेंज कर रहे हैं। रियली आई अप्रिशिएट डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया ये वाला कि जो गवर्नमेंट भी, रियली गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है और ना ही वो दे पाएगी। तो इसीलिए जो ये स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जो ये हो रहा है, ये वाकई बहुत बढ़िया चीज है। और नेटवर्क मार्केटिंग इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, जहां पर अपन बिना इन्वेस्टमेंट के या मिनिमल इन्वेस्ट के एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो रियली थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट को हाईलाइट किया है। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। दोस्तों एक तो होती है हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य तो देखो आज हर एक का है ना, फिजिकली तो फिट लगते हैं बाहर से, और अंदर से मामला जो है ना, क्योंकि मेरी जो एक्चुअल एज है और मेरी बायोलॉजिकल एज है ना, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी आज जुलाई में 59 की एज है, बट अंदर के जो ढांचे है ना, उसकी एज 59 से कहीं ज्यादा होगी। अब तो खैर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अब नहीं होगी ज्यादा, बट आमतौर पे हम देखते हैं जब हम कराड़ा स्कैन से चेक करते हैं लोगों की, तो बायोलॉजिकल एज है ना 45 साल की उम्र का अगर चेक करते हैं, वो 60-70 उम्र की एज में आते हैं। तो दैट शोज कि हेल्थ का डेफिनेशन ये नहीं है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली वेल बीइंग।
ये इतना नहीं है। हेल्थ की WHO की डेफिनेशन क्या थी? इट इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये WHO ने डेफिनेशन दी थी कि भैया आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ ठीक है तो सब ठीक है। अरे भैया, जब मेंटल हेल्थ की अभी बात करेंगे तो आगे बात करूंगा मैं। तो अब आ जाती है व्हाट इज ऑप्टिमल हेल्थ। हेल्थ तो हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे जो WHO कहता है। अब ये ऑप्टिमल मतलब अब बेस्ट क्या हो सकता है वो देखो। अब क्या परिस्थिति है, मेरी जेनेटिक, मेरे जीन्स क्या बोल रहे हैं, उससे मेरी हेल्थ का अंदाजा लगेगा आपको। अगर मेरे जीन्स में जेनेटिकली बहुत सारी मेरे साथ में चैलेंजेस है तो मुझे उसको समझना पड़ेगा, उसी बेस पे मैं अपनी हेल्थ की डिसाइड डेफिनेशन बनाऊंगा। अगर मेरे फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है जेनेटिकली, तो मैं ऑप्टिमल हेल्थ की बात करूंगा, न कि मैं जनरल हेल्थ की बात करूंगा। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, BP की, हार्ट की, वो दोस्तों कभी ये ना सोचें कि ये तो पिताजी को था, दादाजी को था, हमको थोड़ी होगा। अगर उसमें जेनेटिकली आपके कुछ कैरेक्टर उसमें चल रहे हैं तो ये बहुत सारी बीमारियां जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं। तो यहाँ आज आपको इस टॉपिक पे बहुत सीरियसली समझना है, क्योंकि हम आज बात करने वाले न्यूट्रीजिनोमिक्स की। हम न्यूट्रीजिनोमिक्स की बात करेंगे कि हमारे जीन्स को कैसे हम, दोस्तों पहले पता है 8-8 फीट के लोग होते थे। हाइट जो होती थी ना, हमारे जो पुरानी आप देखना दादा से ऊपर के जो लोग थे, उनका खान पान इतना ऐसा होता था, उनका मेहनत इतनी करते थे कि उनकी हाइट आप देखना, उनकी हेल्थ, ये 100-100 किलो की बोरी तो है ना, वो लोग कहते थे हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ 100 किलो है। इतना उनके अंदर बॉडी के अंदर पावर है। और मुझे नहीं लगता आज 10 किलो का थैला भी अगर मेरे को अगर थोड़ा सा दूर ले जाना पड़े तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो वो जेनेटिकली हम लोग इतने डिफेक्टिव हो चुके हैं। और उसका कारण आपको अभी मैं डिस्कस करूंगा तो आपको कि बिल्कुल ये चीज तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है। बच्चे पैदा होते ही डायबिटीज हो रही है, बच्चे पैदा होते ही उनकी नजर कमजोर है, बच्चे पैदा होते हैं उनके हार्ट का वाल कमजोर है, बच्चे पैदा होते हैं उनकी किडनी जो है ना काम नहीं कर रही है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हमारे जीन्स आ गए हैं। तो अगर इस जीन्स को हमने अपग्रेड नहीं किया, जेनेटिक काउंसलिंग नहीं करी प्रॉपरली, जेनेटिक्स पे समझा नहीं, तो हम ऑप्टिमल हेल्थ पे नहीं जा पाएंगे। पहला पार्ट। दूसरा होता है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी तय करता है आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। उस एनवायरमेंट के बेस पे आप कौन सी बेस्ट हेल्थ रख पाएंगे, दैट इज नोन एज ऑप्टिमल हेल्थ का दूसरा पार्ट। तीसरी सबसे बड़ी बात है वो हमारी आदतें, वो हमारी लाइफस्टाइल, वो हमारी हेल्थ को डिसाइड करेगी। दोस्तों आपके हो सकता है जीन्स बहुत अच्छे हो, आपके बाप दादाओं के पास में बहुत पैसा हो, उन्होंने बहुत बड़ा बंगला दे दिया, आपको गाड़ी दे दी, बहुत सारा पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन दोस्तों अगर आपकी आदतें अगर ऐसी है, शाही है, शाही मतलब अच्छी वाली है, ऐसा नहीं है कि आप रात को, आप, मुझे पता है यहाँ जितने लोग हैं ना उनको पता है कि रात को 10 बजे मीटिंग खत्म होगी और वो तुरंत सोने चले जाएंगे, है ना। तभी तो ऑप्टिमल हेल्थ की बात करेंगे। पता चला 1-2 बजे तक तो सो रहे हैं, तो सुबह जो 5 बजे जो जल्दी उठने का जो हमें बताया गया है, मॉर्निंग वॉक करना है हमको, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करनी है, तो पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने 6 से 8 घंटे साउंड स्लीप नहीं ली है, आपकी आदतें समझ लीजिए बिगड़ चुकी हैं। अगर आपकी आदतें, तो वैसी चीज को क्यों लाना पड़ा, मेलाटोनिन करके स्प्रे लाना पड़ा उनको कि भैया नींद नहीं आ रही है और आ भी रही है कच्ची पक्की, तो मेलाटोनिन का स्प्रे कर लो जीभ के नीचे, और ताकि आपको नींद तो ऐसी आए ताकि बॉडी का जो रिपेयर प्रोसेस है वो तो रात को ढंग से हो जाए। नहीं तो अगले दिन आप फिर तनाव में उठेंगे, फिर सिर भारी है, आपको अकड़न जकड़न लग रही है शरीर में। यही तो है BP शुगर। आपकी आदतें कब सुधरेंगी मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी आदतें जो है ना वही आपके आगे आने वाले भविष्य को तय करती है। ये ऑप्टिमल हेल्थ की बात कर रहे हैं। ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब है बेस्ट हेल्थ पॉसिबल इन द गिवन जेनेटिक्स, इन द गिवन एनवायरमेंट एंड द गिवन पर्सनल हिस्ट्री। अब स्मोकिंग की आदत है, अब आप कहोगे सर स्मोकिंग तो कम लोग करते हैं, लेकिन पैसिव स्मोकिंग तो आप कर ही रहे हो ना। आपके चैम्बर में, आपके बेडरूम में अगर एयर प्यूरिफायर नहीं लगा है, दोस्तों आपकी स्मोकिंग की हैबिट है। आप मान के चलो जितना स्मोकर नहीं पी रहा है ना, धुआं खींच रहा है, उतना आप भी स्मोक खींच रहे हैं। और वो टाइम आपको तब पता लगेगा जब आपको लगेगा, डॉक्टर ने कहा आपका एक्सरे करा के आपके लंग्स तो बहुत ज्यादा श्रिंक होने लग गए हैं, आपके लंग्स तो कोलैप्स हो रहा है, आपके लंग्स की कैपेसिटी कम होती जा रही है। आपको थोड़ा तेज भगाते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है। वो कहेगा भैया, आपको स्पायरोमेट्री में फूंक मारने को कहेगा, आपको तो फूंक जा ही नहीं रही है। उस टाइम आपको थोड़ी समझ में आएगा कि आप क्या करना है। खर्चा तो करना पड़ेगा, तो बाद में करो या पहले करो, विवेक जी तो तय है। आपको अपने शरीर को, इस काया को, इसकी सर्विस को तो आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। गाड़ी की सर्विस सर मैं टाइम टू टाइम कराता हूँ, ऑयल भी चेंज कराता हूँ,
इस गाड़ी का जो करोड़ों अरबों रुपए की इसकी बेश कीमती है, इसकी हमने कभी परवाह नहीं की। अरे इसका देख लेंगे, अभी क्या है, अभी क्या, अभी तो हम लोग दाल खाते डॉक्टर हैं। साहब, अगर स्मोकर नहीं भी है तो अभी तो आप देखो ना, पोल्यूशन इंडेक्स हर सिटी का इतना भयंकर वही है, वही वो बिना नॉन स्मोकर भी इतना धुआं ले रहे हैं। फिर मेरी आदत है कि साहब मैं तो है ना, वो क्या कहते हैं, मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। अब बताइए साहब, आदत मेरी है, अब क्या करूं मैं, वो उसमें कितना पेस्टिसाइड है, कितनी शुगर है। नहीं सर, आदत है सर, बच्चों को तो सर शाम को बाहर खिलाने ले जाना ही पड़ता है। ऐसा भी आदतें जो आपकी है ना, ये आपको और आपके परिवार को बहुत ज्यादा आपकी ऑप्टिमल हेल्थ को प्रभाव। अब ये होता है कि साहब ये सवाल कब से उठने लगा, 1980 एक ऐसा टाइम था, उससे पहले जो है ना बीमारियों के रूप अलग होते थे। टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा जिसको कॉलेरा कहते हैं, उन सब बीमारियों के नाम होते थे 1980 से पहले। 1980 के बाद भी थे, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते चले गए। आज आप बहुत मुश्किल से सुनोगे कि मलेरिया या टीबी से या टाइफाइड से किसी की डेथ हो गई। पहले होते थे, गांव के गांव निपट जाते थे, गांव के गांव साफ हो जाते थे, क्योंकि पहले माँ बाप भी क्या करते थे, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते थे। तो पता था अभी बड़े होते होते तब 2, 4, 5 तो असल एक होता है, वही मुश्किल से, वो भी ले दे के बड़ा जोर लगा के कहीं होता है, उसको भी संभालने में जोर आता है। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि 1980 से पहले की कहानी जो थी ना, वो थी इन्फेक्शियस डिजीज, जिसका कारण पता होता था डॉक्टर को, और वैज्ञानिक रिसर्च करते थे भी कॉलेरा का कारण ये है, मलेरिया का कारण ये है, टीबी का कारण ये है, टाइफाइड का कारण ये है, तो उसका निवारण भी था। समझना दोस्तों, आज जो टॉपिक है ना, आप समझ लेना कि आपको डॉक्टर ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी डॉक्टर पैसे बना रहे हैं। ऐसा डॉक्टर थोड़ी आपके घर आया था, आप गए ना डॉक्टर के पास, और आप जा रहे हो, सर सिर दुख रहा है, चक्कर आ रहा है, मेरे को तो नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर थोड़ी आपके घर आया था। अब आपका ये सिर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो उसका कारण क्या है? वो मलेरिया तो है नहीं आपको, ना टीबी है ना टाइफाइड है। अब क्या 1980 के बाद जो बीमारियां आई ना, उनको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। वहां से हमने कंप्यूटर का और ये जो है ना, अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग ले गए। और जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए और हमारी लाइफस्टाइल जो है ना, देखो पैसा अच्छा आने लग गया तो लाइफस्टाइल भी अच्छी होने लगी, फिर ये बीमारी क्यों होने लगी? एक दोस्तों आपको मैं बता दूं, बीमारी जो है ना, वो आपकी बॉडी को आपने उस तरीके से ढाल दिया कि उसकी अति होने लग गई। मैं कह रहा हूँ, आपको अच्छा खाना मिल रहा था, लेकिन आपने क्या किया, उसमें पाव डाल दिया, मतलब ब्रेड डाल दी उसके अंदर। आप पैसा जैसे ही आया तो आप घर में रोटी कैसा, बाजार से ब्रेड ला के, ब्रेड खाना कोई टाइम में, विवेक जी आप जानते हैं, बड़ा प्रेस्टीज का टाइम होता है, और सब ब्रेड आ गई घर में। वो 80 के जमाने की बात है, ब्रेड खाना शुरू कर दिया, और समझ लो वहीं से आपके घर में मैदा, आटा जो आप बाजार में पिसवा रहे थे गेहूं लेकर के, वो तो आपने बंद कर दिया। आपने कहा सर बिल्कुल ये आशीर्वाद, कौन सा, मैं नाम मुझे नहीं पता, पर वो ऐसा आटा ला रहा है जिसका फुल्का आपको ऐसा लगेगा, अरे वाह क्या बात है। दोस्तों उसमें आटा है ही नहीं, उसके अंदर मैदा और पता नहीं चावल का पाउडर क्या क्या उन्होंने डाल दिया, क्योंकि उसमें कीड़ा कभी लगता ही नहीं है। तो जैसे से आपने लाइफस्टाइल को बदला, अति कर ली। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आज के जमाने में आपको बाहर नहीं खाना चाहिए, मैं भी खाता हूँ, ऐसा नहीं है, पर अति जो है ना, लाइफस्टाइल का मतलब है अति। आपको अगर टाइम से सोना, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, अब रात भर उसको जो है ना सटाए जा रहे हो, लैपटॉप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे लगे हुए, इंस्टा पे। हाँ सोशल मीडिया बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, लेकिन आपने अपनी लाइफ को उसके अंदर अति में डाल दिया, और जहां अति है वहां अंत है, आप समझ रहे हो आप। तो लाइफस्टाइल डिजीज का जो कारण था ना, वो हमारा, अच्छा इस मीटिंग का जो उद्देश्य है ना, मैं अमर होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि आज आप सोचोगे आज तो डॉक्टर साहब अमर ही करके छोड़ेंगे, भाई साहब आज तो बस मजा आ गया। इस मीटिंग का पर्पस है लिव लॉन्ग, वी वांट टू लिव लॉन्ग बट डाई यंग। मैं जब तक जीऊं, मैं जब तक जीऊं, सारी इंद्रियां मेरी स्वस्थ हो, और जब मरूं तो ये नहीं है कि जी हम बिस्तर पे पड़े पड़े जो है ना अपने आप को कोस रहे हैं कि यार, घर वाले भी कह रहे हैं यार कब जाओगे। वो लाइफ नहीं चाहिए हमको। वी वांट टू लिव लॉन्ग बट डाई यंग। हम बच्चों के ऊपर एक लाइबिलिटी नहीं बनना चाहते। अगर आपकी हेल्थ एक एज के बाद में अगर डिटेरियोरेट हो रही है, डॉक्टर आपको जिंदा तो रख लेंगे। आज की तारीख में ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, आपकी किडनी नहीं काम कर रही है तो बाहर एक किडनी मशीन लगा देंगे, डायलिसिस कहलाता है।
अगर आपके पास में हार्ट कमजोर है तो यहाँ से ही हार्ट का पेस मेकर लगा देंगे या कोई और पंप लगा देंगे। आपको डायबिटीज है तो इंसुलिन का पंप लगा देंगे, यहाँ पे चमड़ी के नीचे ही सेट कर देंगे, वही शुगर चेक करेगा, वही अपने आप इंसुलिन लगाता रहेगा। आपको मैं तो बिंदास हो गया, कुछ नहीं है। और दोस्तों आप समझ जाना कि वो जो आपकी लाइफ होगी ना, धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी बच्चों पे अगर बन रही है, लाइबिलिटी, तो वो नहीं चाहिए। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें इस चीज से भी फ्री करती है, हमें अच्छी हेल्थ देती है, अच्छी वेल्थ देती है, और एक एसोसिएशन देती है जो हमारे आने वाले टाइम में जब बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं, पढ़ लिख करके बाहर चले जाते हैं, तो ये परिवार हमारा जो है ना, वो हमें ऐसी जिंदगी देता है। क्या बात है, भाई जैसे लोग हैं, परिवार बड़े हैं तो मुझे हमारे आशीर्वाद मिलता है बड़ों का, छोटे हैं तो उनसे प्यार मिलता है, इतना बड़ा परिवार मिलता है। तो आज हम जो बात करेंगे लाइफस्टाइल की, उससे होता क्या है, और सर ये भी आपने एक बहुत अलार्मिंग बात कही है कि ऐसा ना हो जाए कि बच्चों को लाइबिलिटी बन जाए। और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ विद योर परमिशन डॉक्टर साहब, कि आज से 25 साल पहले जब पेरेंट्स बीमार होते थे तो बच्चे उसको लाइबिलिटी, मैं किसी व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ जो फेस में फर्क आया है आज के टाइम में। 25 साल पहले जो जनरेशन थी वो शायद माँ बाप की बीमारी को लाइबिलिटी नहीं मानती थी, लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो गया है। आज हालत बहुत खराब है। मतलब आज बूढ़े होके बीमार होना भी एक बहुत रिस्क फैक्टर है कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि तीमारदारी कौन करने वाला है। तो ये बहुत आप समझ रहे डॉक्टर साहब मैं किसको, कि वो टाइम गैप के कारण है, टाइम से बदल गया, सबके घर में एक जैसा हो गया काफी। प्लीज डॉक्टर साहब, मुझे कुछ चीजें अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब आपकी बात को ऐड करते हुए, उसमें ऐसा नहीं कि मैं कोई काट रहा हूँ। तो लाइफस्टाइल में हमारे रीजंस जो थे ना, अभी लाइफस्टाइल से आखिर बदला क्या हमारे शरीर में क्या बदलाव आया। सबसे पहले तो कारण था लाइफस्टाइल के अंदर, हमने तनाव बहुत बढ़ा लिया दोस्तों। हमें पैसा तो चाहिए था, लेकिन इतना चाहिए चाहने लग गए हम लोग पैसे को कि 1-2 लाख नहीं चाहिए, अब उनको तो करोड़ों में चाहिए। और काम जो कर रहे हैं उसमें कोई उम्मीद है नहीं वो करोड़ों तक पहुंचने की। काम में मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो डॉक्टर जो है वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि बस रातों रात हम करोड़पति हो जाए। पहले होता था काम करो, आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, और आपका साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। आज हमने क्या बना लिया है कि भैया आज ही कार, उस पड़ोसी के बच्चा जो है ना वो कार में जा रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कार में जा रहा है कॉलेज में। अब इतना पैसा दोस्तों कमाने के लिए आपने रात दिन जो काम शुरू कर दिया ना, उसे कहते हैं तनाव। और ये तनाव है आपके शरीर में, आपके जीन्स तक को प्रभावित कर रहा है, आपकी हैबिट्स को, एनवायरमेंट को, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। पॉल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर मेट्रो शहरों में रह रहे हैं तो आपने अच्छा डीजल लिया है बड़े शहरों में रहना, लेकिन उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, विवेक जी इस बात को एग्री करेंगे कि गैस चैम्बर में रह रहे हैं आप लोग, इस गैस चैम्बर से निकलना असंभव है। अब आप एयर प्यूरिफायर दोस्तों अगर आपने लगा रखा है तो कम से कम 8 से 12 घंटे तो आप कम से कम साफ शुद्ध हवा ले पा रहे हैं। नहीं तो आप देख लीजिए आपके घर के अंदर भी पॉल्यूशन उतना ही है जितना बाहर है। उल्टा घर के अंदर ऐसी चीजों का पॉल्यूशन है जो बाहर नहीं है। जैसे आपका जो टॉयलेट बाथरूम आपका जो है अटैच, आपका उसके अंदर से बैक्टीरिया वायरस फंगस आ रहा है, जो आपका स्टैटिक चार्जेस आ रहा है, जो आपका और बहुत सारे जो इन्फेक्शंस जो उस अंदर से निकल रहे हैं, वो सारे पॉल्यूशन आपके घर के अंदर ज्यादा है। फ्रेश एयर आ ही नहीं रही है आपको। जो पेंट आपने कर रखा है, जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस आ रहे हैं, जो आपके केमिकल हैं, जो दुनिया भर के और बैक्टीरिया वायरस डेवलप हो रहे हैं। पेस्टिसाइड्स आपके हाथ में नहीं है दोस्तों, पेस्टिसाइड को कंट्रोल करना। हो सकता है विवेक जी आज इस सेशन को हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़े या एक सेशन और अपन को लेना पड़ सकता है। हाँ तो डॉक्टर साहब ऐसा है ना, बहुत धन्यवाद, अगला थर्सडे बुक हो गया सर आपका, थैंक यू। टेंशन खत्म हो गई। नहीं टेंशन नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं प्लीज डॉक्टर साहब ये चर्चा करना जरूरी है। मुझे पता है मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, पर कहते हैं ना बार बार उस चीजों को दोहराना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर हम भूल जाते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं 90% लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन हम हमारी आदत है इग्नोर करने की सर। और रियली ये तो आपने कह दिया, ये आपका बड़प्पन है, वरना तो मैं मीटिंग खत्म होने से पहले आपको हाथ जोड़ के कहता डॉक्टर साहब अपने को और टाइम चाहिए। तो सबको जानकारी बता देते, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, डॉक्टर साहब सब चीजें बताएंगे। और अगले थर्सडे भी जो हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे वो डॉक्टर रवि एंड डॉक्टर आबा गुप्ता। तालियां, मुझे मालूम है सब लोग ताली बजा रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब अपन स्मोक की बात कर चुके हैं, स्मोकिंग इज देयर ऑलवेज। अच्छा अभी तो मुझे पता लगा है युवा पीढ़ी है ना,
उसको तो हुक्का बार की आदत पड़ गई है। विवेक जी, मतलब बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बच्चों को एक अजीब ही तरह का धुआं लेना और निकालना, वो सिगरेट वाली बात तो है ही है, पर उसके अलावा अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, पैसे वाले घरों के बच्चे, बच्चियां, बच्चे ही नहीं बच्चियां, लड़कियां, जो युवा बच्चियां हैं, उनको आप देखोगे उनके अंदर ये लत लग गई है। तो ये पॉल्यूशन किस हद तक जा चुका है। अल्कोहल, हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा, जिस तरीके से इसका सेवन हो रहा है, तो ये जरूर मदी क्या कहलाता, सोम रस कहलाता था, पर अब ये सोम रस नहीं है दोस्तों। ये वाकई हमारे लीवर पे, हमारे हार्ट पे, हमारे किडनी पे बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। और ये पता नहीं फैशन हो गया है दोस्तों आज की तारीख में। मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, हमारे प्रोफेशन की जब भी मीटिंग होती है तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, इवन डॉक्टर्स भी, जो इस चीज से अछूते हैं। तो पर वो तो ओकेजनल होंगे, मैं मानता हूँ ओकेजनल होते हैं वो, बट स्टिल वो डॉक्टर तो आदर्श है ना हमारे समाज के। अगर वो अगर लेते दिखेंगे तो बाकी लोगों को लगता है यार ठीक है, अच्छी चीज ही होगी। फ्री रेडिकल्स, ये दोस्तों ये शब्द जब आया था ना, फ्री रेडिकल्स, अच्छा दोस्तों, ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ना, इनका संबंध हमारे वेस्टीज और हमारे वेस्टीज प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट से डायरेक्ट इसका रिश्ता है। मैं आगे उनको जोड़ने वाला हूँ, पर आज एक बार पहले हम फाउंडेशन बना लें, एक प्लेटफॉर्म बना लें कि फ्री रेडिकल्स हमारे लिए कहाँ बन रहे हैं और हमें उसका कुछ इलाज करना चाहिए या बनने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। गैस बनती है निकलती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है। क्यों भाई साहब, थोड़े टेढ़े होंगे, थोड़े यो करके निकाल लेंगे, गैस ही तो बन रही है, कुछ डकार से निकाल लेंगे। पर गैस बनने जैसी बात नहीं है ये फ्री रेडिकल्स समझ लीजिए आप, ये आपके स्ट्रेस से आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन में से जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, O2 होता है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन को ये खत्म कर देता है। और ये जो खतरनाक वाला ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपके बॉडी में जा करके जो भी कमजोर कोशिकाएं हैं उन पे अटैक करेगा। दोस्तों आज की तारीख में आप सोच लेना, बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है, जबकि उनका काम फिजिकल इतना नहीं है, उनका वेट भी ज्यादा नहीं है, वो पतले हैं, लेकिन आप देखना बहुत सारे लोगों के घुटने इतने जो है ना डैमेज होते जा रहे हैं। आप कहेंगे सब उसका कारण भी फ्री रेडिकल्स है। हाँ दोस्तों, फ्री रेडिकल्स एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में हम लोग क्रिएट करते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन से करें, चाहे हमारे तनाव से करें, चाहे स्मोक से करें, चाहे अल्कोहल से करें। तो फ्री रेडिकल हमारे बॉडी के किस टिश्यू में, किस कोशिका को जाके असर करेगा। अगर घुटनों में कर गया तो घुटने गए, हार्ट पे कर गया तो हार्ट में चला गया। हार्ट में आपको क्या पता लगेगा कहाँ अटैक कर रहा है। तो उससे धुआं जो है ना, ये ऐसी जहरीली गैस बन जाता है, पेट्रोल का या जो फैक्ट्रियों का धुआं है, ऐसी जहरीली गैस बन जाता है जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है ना, जिनको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, इसकी जो अंदर की लेयर होती है ना, ये जो पाइप जा रही है हार्ट की सप्लाई की, जो पाइप होती है ना, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी। उनके अंदर जाके अटैक करती है और उनको छेद देती है। छेद देती है मतलब छील देती है। अगर हार्ट की नसें खुद ही छिद जाएंगी, छिल जाएंगी, तो आप बताइए हार्ट के अंदर से बनने वाले जो नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारा एक तत्व होता है, जो हमारी नसों को लचीला बना के रखता है, जो हमारी नसों को नरम रखता है, खोल के रखता है। नहीं तो क्या होगा, अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड समय से कम बन रहा है, उम्र से पहले ही आपकी नसें सिकुड़ने लग गई हैं, अंदर छिल गई हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपकी 40 की उम्र भी बहुत ज्यादा है हार्ट अटैक होने के लिए। 30 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, इतना फ्री रेडिकल्स का अटैक है। और हम क्या सोच रहे हैं, नहीं सर अभी तो मैं, बिल्कुल सर बिल्कुल, हमारे तो दोस्तों होंगे आपके दादाजी 100 साल में तक अच्छी उन्होंने जिंदगी ली होगी, आपके पिताजी ने भी 80-90 साल लिए होंगे, 100 साल। आप हो सकता है डॉक्टर्स आपको जिंदा रख लें 80 साल तक, लेकिन उसमें जो लाइफ होगी ना, उसमें से वो लाइफ खत्म हो जाएगी, एज तो आ जाएगी आपकी। मैं आज की तारीख में डॉक्टर्स को, मैं इस प्रोफेशन को इसलिए बहुत बड़ा मानता हूँ कि ये आपको जल्दी से जाने नहीं देंगे। अचानक तो देखो किसी का भी हो सकता है, बाकी आप अगर टाइमली डॉक्टर के पास जाते रहे तो ये आपकी नसों को चेंज करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से बाईपास बना के आपको। पर आप कहोगे साहब मेरी लाइफ में से जो रस था ना, जो मेरी लाइफ में जो मजा था, वो खत्म होता जाए। अब घुटने बदले हुए हैं, हार्ट की नसें बदली हुई है, किडनी बदली हुई है, लेंस बदला हुआ है, आपके जॉइंट जो है ना उनकी सर्विसिंग ग्रीसिंग करवा रहे हो आप जगह जगह पे, तो आपकी बॉडी जो है ना वो रहेगी जिंदा, पर वो उसमें रस नहीं होगा।
तो फ्री रेडिकल्स के बारे में दोस्तों, अब इसको फ्री रेडिकल्स को कैसे खत्म करना है, फ्री रेडिकल्स के लिए हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेटिव, कुछ मेडिकल वर्ड है, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीजन को अपन ने ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीजन को ऑक्सीडेट कर दिया तो वो स्ट्रेस बन गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो फ्री रेडिकल्स का असर होता है, वो जहां भी जाता है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज है जो उसे हम कहते हैं कि अभी आपने देखा होगा कोरोना में लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया, सर वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, डॉक्टर ने कहा सीआरपी करा लो, सीआरपी, और सर ये तो मेरा 150 हो गया, 50 हो गया, ये होता 5 है, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हो गया 50, 100, 150, 300, 400। तो दोस्तों ये सीआरपी जो है ना, इसे कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। एक बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनता है जो हमारे इन्फ्लेम बॉडी में जो सूजन होती है, बीमारी होती है, उससे लड़ने के लिए बनता है। लेकिन जब ज्यादा समय तक लड़ाई करते करते उसकी इतनी मात्रा बढ़ जाएगी कि वो हमारे अच्छे काम की जगह वो बुरा काम करने, बना तो अच्छे के लिए था, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो वही हमारे लिए जहर, वो जहर होता है, तो हमें खाने लग जाता है। एंटीबॉडी की तरह, एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी बन के हमारे एक लिमिट तक तो एंटीबॉडी चाहिए, पर वो ज्यादा हमारे ऑटो एंटीबॉडी होती है, ऑटो इम्यून हो जाता है, वो हमारे लिए खराब हो जाता है। तो इसे कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां, चाहे डायबिटीज, बीपी, हार्ट, उनका एक बहुत बड़ा कारण है बहुत ज्यादा समय तक शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन का रहना। अब इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? आउच, यानी कहीं पे भी शरीर में आपके दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा कुछ भी चल रही है, चाहे वो पेट में है, चाहे मांसपेशियों में है, इसका मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है। हमें दिखाई हो सकता है हाथ पैरों में दे रहा है, लेकिन उसका असर हार्ट में भी होगा, किडनी में भी होगा, लीवर में भी होगा, और वो जितने समय तक रहेगा, ज्यादा समय तक, वो आप समझ लीजिए शरीर के ऊपर उसका बुरा प्रभाव। तो कोरोना में सबसे पहले डॉक्टर ने क्या चेक किया? सीआरपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो बढ़ गया, डी डायमर बढ़ गया, IL-6 बढ़ गया। ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे कि भैया तुम्हारे शरीर में इन्फ्लेमेशन इतनी लेवल तक बढ़ गया है कि अब वायरस का अटैक बढ़ता, बहुत तेजी से आपके शरीर में फैल गया है, और ये खतरे की निशानी है। आप देखना, नाइट्रिक ऑक्साइड जो मैं बता रहा था, नसें जो छिल गई हमारी, ब्लड वेसल्स, उसमें एक तत्व बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारी नसें लचीली रहती है। अब बताइए, अगर पाइप लचीला नहीं रहेगा, अगर हार्ड हो गया, तो क्या वो प्रेशर झेल पाएगा? आप रबर का पुराना पाइप जो आप बगीचे में पानी दे रहे हैं, अगर आप उसको ज्यादा समय तक अगर हार्ड रहेगा, तो जरा सा भी उसमें ज्यादा प्रेशर आएगा तो क्या होगा? वो पाइप फट जाएगा। अगर वो तनाव नहीं सहन कर पाएगा, तो हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर वो तनाव नहीं अगर सहन कर पाएंगे, तो कहीं पे भी, चाहे वो हेमरेज हो जाए, चाहे हार्ट अटैक हो जाए, चाहे लीवर अटैक हो जाए, किडनी अटैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। दूसरा होता है, नसें एक उम्र के बाद में सिकुड़ना शुरू होती है। और विवेक जी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, 40 की उम्र के बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन इतनी तेजी से गिरता है, ये शब्द नोट कर लो दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे कहते हैं NO। नो, हम कहते हैं ना भैया, नो सुनना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक शब्द है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसकी मात्रा अगर कम हो गई बॉडी में, तो एक लाइन में डराने वाली लाइन बोल रहा हूँ, डर जाओ तो अच्छा है। पहले विवेक जी कहते थे, मैं डरा नहीं रहा हूँ विवेक जी, मुझे लाइन आपकी बहुत याद, मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर डर जाओ तो अच्छा है। विवेक जी कैसे बोलते थे आप? है तो नाइट्रिक जी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा शब्द है दोस्तों, इसका एक लेवल होता है, अगर वो उससे नीचे चला जाए। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी अगर बॉडी में होती है ना, तो 3 मिनट से 5 मिनट, 8 मिनट तक भी आदमी जिंदा रह सकता है। मिनट्स की बात बता रहा हूँ, घंटों की तो बात ही नहीं। ऑक्सीजन एक बार आप कहते हैं ना, ऑक्सीजन लंग्स में कम हो रही थी, वो पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते हैं, अरे भैया कम हो रही है, कम हो रही है। तो एक लेवल के बाद, ऑक्सीजन कम होने के बाद में आदमी कुछ मिनट जिंदा रहता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल अगर कम हो गया, तो विवेक जी डेथ होने में कितने सेकंड लगेंगे? कितने सेकंड लगेंगे? सिर्फ 12 सेकंड। क्या बात कर? तो भैया नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बने वापस में, बस आज यही समझ लिया ना, तो भी आपके तो वारे नहीं आ रहे हो गए। उसके लिए मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा। मैं फूड सप्लीमेंट पे कभी भी डायरेक्टली नहीं आता हूँ। आपको तनाव से मुक्त रहना पड़ेगा और मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा। आप कहाँ कर रहे हो मॉर्निंग वॉक? आपके बगीचे में, आप कॉलोनी के बगीचे में, कहीं पे भी जाना पड़े आपको। मैं योगा की, मैं उसकी जिम जाने की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट, जो आपके बॉडी के अंदर इस नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाएगा।
डॉक्टर साहब इसमें इवनिंग वॉक भी काउंट होती है कि नहीं होती? हाँ, इवनिंग वॉक भी होती है, क्यों नहीं होती। मैं और वो ये इवनिंग का टाइम थोड़ा पॉल्यूशन भरा ज्यादा होता है, नो डाउट। हमारा पास में इवनिंग के टाइम हमें पता है कि इतना ज्यादा पीक आवर्स होते हैं इवनिंग में, तो आप घर से निकल भी नहीं पाएंगे, इतना पॉल्यूशन बाहर आपका स्वागत करेगा। अब ये सारी चीजें आपके टीवी से भी निकल के आ रही हैं, पता है आपको। अब टीवी में हो तो लड़ाई उनके बीच में रही है, वो तो लड़ा रहे हैं, उनको तो पता है, उनका तो टीआरपी, उनका तो सीरियल बेच रहा है, और हम तनाव में आ रहे हैं, उसने ऐसे कैसे कह दी, उसने ऐसे कैसे कर दी। वो तनाव जो है ना, वो हमारे बॉडी में, मोबाइल में भी है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ गई, ओवर इन्फॉर्म हो गए, जरूरत नहीं है तो भी वो इन्फॉर्मेशन लिए घूम रहे हैं। मुझे सब पता है भाई, तुमको जरूरत ही नहीं है इतना, तो अपने बारे में पता कर रहे हैं, कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है वो पता नहीं, सब दुनिया की ओर ली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब पता है उसको। मोबाइल, इंटरनेट, अब इंटरनेट है, बस बिना 1 मिनट भी इंटरनेट चला जाए। अभी क्या हुआ, जोधपुर में कुछ कर्फ्यू वगैरह लगा था, तो भाई साहब वो इंटरनेट बंद कर दिया, ऐसे लग गया जैसे कोई नानी मर गई हमारी हर मिनट मोबाइल में आदत है ना चेक करने की, अब पता चला जी वो तो चल ही नहीं रहा है। नो डाउट आजकल सारे जॉब प्रोफेशन सारे इंटरनेट से जुड़ गए, कोई भी काम इंटरनेट के बगैर नहीं हो रहा है। कि हमारी हालत तो ऐसी हो गई थी भाई साहब कि यार अब क्या करें, ऐसा लग रहा था कुछ जिंदगी है ही नहीं, बची नहीं जिंदगी। वो चीज हमारी बॉडी को कितना डैमेज कर रही है। चलिए आगे, फास्ट फूड, जंक फूड, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अडल्ट्रेशन, मिलावट का दौर आ चुका है दोस्तों। अभी आपको पता नहीं है, आप जो घी खा रहे हैं, जो मसाले खा रहे हैं, जो आप सब्जियां खा रहे हैं, जो आप अनाज खा रहे हैं, उसमें क्या क्या मिला हुआ है। प्रोसेस फूड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बताना आपने, क्या लेना है उसके लिए? वॉक तो एक हो ही गया वो तो फिर बताऊंगा ना मैं, तो फिर पूरी बात अभी चलेगी ना। अभी तो हाँ नहीं नहीं, मैं तो याद अभी दिला रहा बात हूँ, बाकी है, बात बाकी है, बात 12 बाकी है, सेकंड बोल के ना, 12 सेकंड बोल के आपने डरा दिया सब डराएंगे नहीं तो फिर डॉक्टर की बात मानेगा कौन, फिर बताओ ना। मानेगा कौन, ये बात तो सही है तो सिर्फ मानते नहीं है। अरे साहब मैं तो सब ध्यान रखता हूँ, मुंह में गुटखा दबा रखा है, मैं साहब हम तो सब ध्यान रखते हैं। अब एक चीज है, प्रोसेस फूड के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज में प्रिजर्वेटिव इतना आ गया है, और खाने को हमने फ्रिज में रख रख के उसको रीप्रोसेसिंग एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब आपसे, आप भले ही डॉक्टर साहब, मतलब मैं रिक्वेस्ट ले रहा हूँ कि आप भले ही इसके 3 सेशन लें, हमारे सब साथी सब 3 सेशन लेने तैयार हैं, लेकिन आप ये पूरा कुछ मिस नहीं करना। हमारे को 3 सेशन 1-1 घंटे का चल जाएगा सर, हो जाएगा काम। मतलब अगला भी बुक करना चाह रहे हो क्या? नहीं अभी तो नहीं मतलब कभी आप सोचो कि अरे यार 2 में भी कम रह जाएगा, तो सर आपके लिए पूरे 3 से हैं डॉक्टर साहब। मैं आपको ध्यान है, लास्ट ईयर भी एक बार हमारी आपकी बात हुई थी, फिर वो इवेंचुअली क्या हुआ कि बनी नहीं पाई बात, तो ये बहुत जरूरी कुछ था। ऐसे ही था, घर हाँ में कुछ ऐसे चैलेंज था। हाँ, नहीं आज ठीक भी ठीक। मैं, अभी मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ का उठावना था, वो अटेंड करके आ रहा हूँ मैं, बट हाँ कमिटमेंट है तो अपन को करना ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब दोस्तों जिस तरीके सॉरी से फॉर ब्लड जिस तरह से हमारा है ना गाढ़ा होता जा रहा है, आपको मैं बताऊं, आपको ब्लड है ना उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं विवेक जी। जी। खून का जो है ना, हमारी चोट लगती है, खून जैसे बाहर आता है उसका थक्का बनना चाहिए बाहर आने पर, और ये अगर अंदर ही बनने लग जाए थक्का, तो मर जाएगा भाई साहब ये हो रहा है। ऐसी सी बीमारियां हो रही हैं, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, एक डीआईसी नाम की बीमारी होती है, और किस से बीमारी बनेगी उसका आज तक पता नहीं चला है, पर ये डॉक्टर डायग्नोज करते हैं आपकी डेथ का कारण डीआईसी है, डीआईसी। अब बताओ, खून अगर अंदर जम गया, मतलब बाहर आके तो जम नहीं रहा है, कईयों के तो खून के नाले चल जाते हैं, और कईयों के अंदर ही जमना शुरू हो रहा है। तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, आज अगर इस मीटिंग को आपने अगर ईमानदारी से सुन लिया और अपनी लाइफ को संभाल लिया, तो जितनी भी दी है ऊपर वाले ने दी है, बस ये तो पता नहीं है कितनी सांसें हमारी हैं, बस ये अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी जिंदगी, गति अच्छी मिलेगी। लेकिन जो भी है हमारे पास, जो हमारा नॉलेज है, हमारा कॉमन सेंस है, उसको हम आगे रखें। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है ना जिस तरह से बढ़ रही है, उसका कारण ये स्ट्रेस, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें। डॉक्टर के पास में उसका न तो कारण पता है, तो ट्रीटमेंट भी नहीं पता। देते हैं क्लॉटिंग को कम करने के इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कितना क्लॉटिंग का रोकना है, कैसे रोकना है, वो कहीं ना कहीं जाके मामला गड़बड़ होता है। होमोसिस्टिन करके एक ऐसा पदार्थ बनता है बॉडी के अंदर, जो नॉर्मली प्रोटीन होता है, जो हमारी बॉडी के लिए, जैसे हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है वो नॉर्मल मात्रा में बढ़ता है। लेकिन एक बीमारी होती है कहते हैं हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, ईमिया मतलब ब्लड, ब्लड में होमोसिस्टिन का हाइपर हो जाना,
आप समझ लीजिए आपको डॉक्टर है ना विटामिन B12 की जांच करेगा, विटामिन डी की जांच करेगा। ये पता है आपको, आजकल कहीं भी जाओ, सर ये 2 रिपोर्ट आई है, मेरा B12 भी कम आया, विटामिन डी भी कम आया। अरे ससुरो, डी कम क्यों आएगा, धूप में तुम बैठते नहीं हो। सारा दिन B12 तो तुम्हारी एसी में बैठा है, एसी में सारा दिन बैठ तो रहे एसी में बैठे हैं डॉक्टर साहब, सारा दिन एसी में बैठते हैं, बस एक निपटने जाते हैं उस टाइम एसी नहीं होता होगा, मेरे जहाँ तक है वहां पे जो शांति निकेतन में नहीं होगा ऐसी, बाकी तो मुझे नहीं लगता आपकी कार में, आपके चैम्बर में, आपके बेडरूम में, सब जगह ऐसी। सही सही बात। B12 कम होना ही होना है। तो ये B12 डी तो डॉक्टर चेक करते हैं, मैं कि भाई एक और टेस्ट होता है, उसे कहते हैं होमोसिस्टिन लेवल। और ये होमोसिस्टिन को भी हमें ठीक करना है। अगर ये बढ़ गया ना तो हार्ट अटैक ये होगा, पता ही नहीं लगेगा कि हार्ट अटैक का कारण क्या था। साहब ये तो कल तक तो हंसता खेल रहा था। दोस्तों कुछ ज्यादा तो नहीं, कम करूंगा मैं बात, भाई साहब ऐसा तो नहीं 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 है नहीं लोग, डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम नहीं करना आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कहीं ये नहीं कि यार ये तो ऐसा नहीं लग रहा नहीं है कुछ डॉक्टर हो साहब, रहा अगर आप है। कमेंट पढ़ रहे हैं तो लोग तो कितना एक्साइटेड, खुश है लोग आपके आज के सेशन से। कुछ तो है, पर रात को ये नहीं कि फोन आ जाए मेरे पास कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है नहीं कुछ हो नहीं रहा सर, है। सर डरना जरूरी है सर, भय बिन प्रीत ना होत गोसाई। तो अगर वो होमोसिस्टिन जो है ना, वो आपका मैं कहूंगा 5 मिनट में, मतलब वो बहुत 5 मिनट नहीं, बहुत छोटी सी चीज से भी आप उसको, फॉलिक एसिड, हमारा जो आयरन फॉलिक है ना, या कॉम्बायोटिक्स है, इससे आपका होमोसिस्टिन लेवल बढ़िया मेंटेन हो सकता है। अब बताइए आप, कॉम्बायोटिक हम इसलिए नहीं लेते हैं कि सर वैसे मैं स्पिरुलिना ले लेता हूँ कभी कभी, तो उसमें भी तो बताया ना आपने विटामिन होते हैं। अरे भैया B12 चाहिए, विटामिन डी के लिए सर मैं कैल्शियम ले लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो धूप में ही बैठ जाओ 15-20 मिनट सुबह। अरे भैया आपका शरीर है, इस काया का कोई अभी तक सब्स्टिट्यूट मिला नहीं है कि आप सोचो कि भाई इसका मैं दूसरा। तो हाइपरहोमोसिस्टिनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बहुत इजीली हम ठीक कर सकते हैं फॉलिक एसिड से। आप फॉलिक एसिड की गोलियां आती है बाजार में, और हमारा आयरन फॉलिक, तो कई सोचते हैं सर ये तो लेडीज का आइटम है। अरे मैं कहा तुम्हारे अंदर भी तो आगे, वुमेन में भी तो मैन में मैन है ना, आगे तुम भी तो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है डॉक्टर साहब लोगों को कि हाँ, आयरन फॉलिक जो है लेडीज का, लेडी वो महिला मित्र है, वो जो जेंट्स के लिए नहीं है। नो डाउट उनके यहाँ रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, पर ऐसा नहीं है कि उसको पुरुष को फॉलिक एसिड। और सर मैं बता दूं, फॉलोराइड जो है ना, वो आजकल डॉक्टर्स इसके अंदर, हार्ट के अंदर, सब में पहले से प्रेस्क्राइब करते हैं। कई ऐसी गठिया टाइप बीमारी है उसके अंदर फॉलोराइड देते हैं। तो इसका तो इतना यूज हो सकता है, मतलब जॉइंट पे बात करेंगे। फिर आता है एक लाइपोप्रोटीन। देखो लिपिड हमारे शरीर में फैट होता है और एक प्रोटीन होता है। इन भगवान ने क्या किया अंदर है ना, इन दोनों को मिला और दिया दूसरे को, उसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन। देखो लिपिड फैट होता है, प्रोटीन प्रोटीन होता है, सबको पता है, अभी दालों में, हमारे दूध में होता है। लिपिड हमारा घी में होता है। अंदर एक चीज बनाई भगवान ने, उसका नाम है लाइपोप्रोटीन। अब ये भी चाहिए चाहिए, अब ये होता है लाइपोप्रोटीन ए और लाइपोप्रोटीन बी, इसमें फिर एक कहानी बना दी। तो चैन बना दी, उसमें श्वेतांबर भी बना दी, दिगंबर बना दिया, कहीं ना कहीं ए भी बना दिया, बी बना दिया। तो यहाँ पे जो लाइपोप्रोटीन ए है ना दोस्तों, ये खतरे की घंटी है। अगर ये लाइपोप्रोटीन ए बढ़ गया आपका, तो समझ लीजिए आपके खतरे की निशान घंटी बजने वाली है। अब लाइपोप्रोटीन ए तो कोई कराता नहीं टेस्ट। अब अपने को टेस्ट नहीं कराना है, चिंता नहीं करो, मैं ये नहीं कहूंगा कल जाके लैब में ले भैया दो कर दे। अपने को तो फ्लैक्स ऑयल और क्रील ऑयल खाना शुरू कर दो, तो जरा ये भी टेंशन खत्म। बहुत बढ़िया। नए लाइपोप्रोटीन, इसका नुकसान पता है कि ये क्या करता है, खून को गाढ़ा कर देता है। इसका जो प्रॉब्लम है ना लाइपोप्रोटीन है, ये चिपचिपापन बढ़ा देता है। अब ज्यादा गाढ़ा खून होगा, हार्ट के अंदर नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, रास्ते को जाम करेगा, जाम करेगा तो हार्ट के अंदर अटैक ही आना है। तो ये सारी चीजें। दूसरा फिर हमारे को देखना है कि हमारे हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी में। अब बताओ, एक तो होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, एक होते हैं हैप्पी हार्मोन्स। अब बताओ हमने कौन से ले रखे हैं सिर में, स्ट्रेस हार्मोन्स। सही अरे बात। यार मेरा सेरोटोनिन बढ़ गया है, मेरा एड्रेनलिन बढ़ गया, मेरा डोपामिन बढ़ गया। ये सारे जो है ना तनाव देने वाले हार्मोन है, और इन्हीं से साला बीपी बढ़ता है। जितना तनाव लोगे वो हार्मोन बढ़ेंगे, हार्मोन बढ़ेंगे तो बीपी बढ़ेगा। एड्रेनलिन और डोपामिन बढ़ गए ना, तो ये समझ लीजिए आपके एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसमें से निकलते हैं ये एड्रिनल हार्मोन। तो ये तनाव वाले हार्मोन बढ़ाने नहीं है। और एक हैप्पी हार्मोन होते हैं,
एंडोर्फिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो पुरुषों में महिलाओं में जो होते हैं ना, वो हार्मोन्स हमारे को हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, जो हमारे को खुश रखते हैं। हमने क्या, अगर उनकी तो बात करते नहीं है, वो तो बनाने नहीं है, तनाव ले जा रहा है, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, सफेद कैसे। दुनिया में। अब आपने देखा होगा हर घर के अंदर विवेक जी कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, डॉक्टर भी करवाते हैं, उनको पता है भी कोलेस्ट्रॉल। आज तक समझ में नहीं आई कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, और कोलेस्ट्रॉल की कहानी अलग है। और जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि भैया आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो कोई ना कोई दवाई, तो स्टैटिन उसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई। आप मान के चलिए डॉक्टर के पास जाओगे तो स्टैटिन तो लिखेगा, चाहे वो एटोरोस्टेटिन लिखे, चाहे रोजुवास्टेटिन लिखे, चाहे सिम्वास्टेटिन लिखे। अगर वो स्टैटिन लिखेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल तो कम कर देगा, नो डाउट। और आपको कैसा, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, फिर क्यों डॉक्टर ने लिखा है? वो डॉक्टर कहता है भैया ले ले, तेरे को खतरे से बचा रहा हूँ, आने वाले टाइम में तेरे को हार्ट अटैक होने से बचाऊंगा। सर मैं तो बिल्कुल छरारा बदन है, मैं तो पतला हूँ, मेरे तो है ही नहीं फैट, फिर भी हार्ट अटैक होते हैं पतले लोगों को भी, नहीं मोटों को ही होते हैं हार्ट अटैक, पतलों को भी हो जाता है। ठीक बात। तो अगर स्टैटिन अगर आपने लिए, आप मान के चलो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन रही होती है, उसे कहते हैं कोएंजाइम Q10। अब Q10 को बनने से कौन चीज रोकेगी? स्टैटिन जो होता है ना। अब कई लोग कहेंगे यार पूरी डॉक्टरी पढ़ा के छोड़ोगे आज। अरे डॉक्टर साहब, हम सब लकी हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी से, जितने हमारे भाई बहन साथ में देख रहे हैं, कोई दुनिया का डॉक्टर हमें ये नहीं बताएगा कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स, मैं ऐसा नहीं कि वो कोई गलत कर रहे हैं, वो कभी नहीं बताएंगे, हजारों रुपए फीस देने के बाद नहीं बताएंगे। आज डॉक्टर साहब तो बिल्कुल अपना अंतर दिल खोल के हमारे सामने रख रहे हैं। हम लकी हैं कि ये सारी जानकारी हमें मिल रही है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब प्लीज। तो जैसे ही हमारा Q10 कम होगा ना, तो देखो वेस्टी ने तो Q10 लिए आए हैं हमारे लिए। Q10 बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो तो चाहिए चाहिए बॉडी को, हर एक को चाहिए, क्योंकि जैसे आप कोलेस्ट्रॉल की कम करने की दवाई लोगे, आपका Q10 कम हो जाएगा, तो ये नुकसान आपको साथ में फ्री में मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा, पर Q10 भी अगर कम हो गया तो वो अच्छा, क्या उसकी करता दवाई है, से Q10 कम हो जाता है? Q10 कम हो जाता है दूसरा। ओहो। वो मैं थोड़ा और टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, HMG को एंजाइम है, हार्मोन को, उसको एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, उसको, तो उसे Q10 बंद हो जाता है बनना। अगर Q10 नहीं बनेगा तो हार्ट हमारा वैसे ही वीक हो जाएगा। अब हार्ट जो है ना दोस्तों, ये दिल जवान जरूरी है। दिल अगर बुढ़ा हो गया ना, और आपने क्या कर रखा है, 30-40 की उम्र से कोलेस्ट्रॉल कम की दवाई शुरू कर दी है, हाँ। अरे सर डॉक्टर ने लिखी है, लेनी पड़ेगी, और लेते ही आपका दिल जो है ना, वो आपका बेचारा परेशान है। और डॉक्टर साहब, मैक्सिमम लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेते हैं, चाहे रेगुलर चाहे वो कुछ पीरियोडिकली, लेकिन लेते जरूर है सर इसको। तो अब मुझे बताओ, आप अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई आप लोगे, और एक फायदा होता है, जो जिंदगी के अंदर जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप वाला प्यार है ना, उसके अंदर भी कमी आ जाती है दोस्तों। अरे बाप रे। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, इतनी बड़ी ब्यादा हो जाती है ये, ब्यादा समझते हैं मतलब, इतनी बड़ी परेशानी हो जाती है ये, कि आदमी कहता है यार वो जिंदगी का वो खत्म ही हो गया, क्रेजी। जाए तो जाए कहाँ, डॉक्टर के पास जाए तो ये परेशानी, घर जाए तो ये परेशानी, जाए तो जाए, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए। मुझे आपके गाने ना डॉक्टर साहब जैसलमेर से याद है। मुझे आपके गाने जैसलमेर से याद है, 2005 के गाने। तो सारी तो बड़ी आपने कहानी अलग अलग बात बताई डॉक्टर साहब। ये तो कोई डॉक्टर नहीं बताता कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेगा तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। हाँ, वो यही कहती रहेगी कि हुआ क्या है, कहाँ हो तुम? क्योंकि मैं कहा हूँ, मैं तो यही हूँ, जाऊँ कहाँ? सही वो बात। घंटी बजती नहीं है, घंटी बज ही नहीं रही है, क्या कर? दोस्तों कहानी तो लंबी है, पर मैं थोड़ा इसको डाइवर्ट करता हूँ, सॉल्यूशन की तरफ आए हैं अपन। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो है ना, मैं अच्छा, एक काम करें, सॉरी डॉक्टर साहब एक काम हाँ करें, अभी आज का जैसे टाइम हो रहा है ना, तो आज अभी एक दो समस्या और बता दो डॉक्टर साहब, और इन्हें सबको समय दो डॉक्टर साहब, अगले हफ्ते सॉल्यूशन की तरफ। मेरी रिक्वेस्ट है। आपने बहुत, मुझे पता ही नहीं चला कब 10 बज गए, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मैं तो आप ही की शक्ल। अरे आभा की तो बात ही नहीं शुरू, आभा को तुमने बुलाया नहीं अभी। सर ऐसा है, किसी एक भाई ने हमारे लिखा है कि सर 3 नहीं, 3 अच्छे नहीं होते, 4 सेशन आप डॉक्टर साहब की लीजिए।
आप पूरा महीना आपका डॉक्टर साहब और मैम का भी। हम देखो अधिकार से मांग रहे हैं डॉक्टर साहब। मई जून की भरी गर्मी में लोगों को है ना, मत तंग करो यार, उनको रहने दो जैसे हैं, सर मस्त सबका रहने लाभ दो। हो जाएगा, सबका काम हो जाएगा जी। तो दोस्तों मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि बीमारियां जो है ना वो हमने खुद ने ली हुई है, कहानी हमारे से ही शुरू हो रही है। बच्चों को हमने वो एक्सपेक्टेशन डाल दी है कि तुझे कलेक्टर बनना है, बाप तो बना नहीं कलेक्टर। सही बात है, वेरी ट्रू वेरी बच्चे ट्रू। का बचपना ही हमने खत्म कर दिया है कि तू तो पैदाइशी कलेक्टर ही पैदा होगा तू तो ये हमने बच्चों में बीमारियां डाल दी दोस्तों। पहले होता था बच्चे को आप पढ़ने का मौका, तो पढ़ नहीं पा रहा है तो जो भी उसके अंदर टैलेंट है उसमें जाएगा, अपना कमाएगा, रोजी रोटी जिंदगी बनाएगा। आप कुछ नहीं कर पाए इसका ये थोड़ी बच्चे से आप सारी उम्मीद पूरी करेंगे। सही बात है। तो कुछ और चीजें जो मैं बीमारियों के बारे में बात करूंगा अभी, जैसा आपने बोला। हाँ मतलब मेरी राय है, बाकी तो निर्णय आपका हाँ है। बिल्कुल। जी। एक दोस्तों एक और बीमारी होती है जो हम लोग ये कहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनमें आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है ना उत्पाती हो गए हैं बच्चे, बहुत ज्यादा उत्पाती। कैसे? आप उनको देखो वो मतलब टिक के बैठते ही नहीं है, इतने ज्यादा। तो उसके पीछे पता है कारण? उस बीमारी को तो कहते हैं एडी सॉरी एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब उनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है जाके टीचर भी कहता है साहब इसको घर बुला लो, ये जब भी आता 2-4 को ठोक गया है, हम भी परेशान है, सब रोज शिकायतें आती हैं। अटेंशन डेफिसिट, पढ़ाई में ध्यान है नहीं, अटेंशन डेफिसिट है और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। हाइपर अब एक्टिव। बताओ, अब सब माँ बाप सोचते हैं स्कूल वाले ध्यान नहीं दे रहे, स्कूल वाले कहते हैं माँ बाप तुमने क्या खा के पैदा किया है, पता नहीं इसको, अरे ये तो जाता है वहीं पे ही है ना, 2-4 को पीटी आता है, ठोक जाता है। ये बीमारी है दोस्तों। सही और बात इसका है। इलाज भी पता है आपको क्या है? कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। जिंक की कमी है, चलो जिंक तो ठीक है, बच्चे को हम बहुत सारी चीजें खिलाते हैं उसमें जिंक आ ही जाता है, सिरप भी आते हैं बहुत सारे। लेकिन नोनी इसका इलाज है, पता है आपको? क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, नोनी इसका इलाज है। अरे वाह गजब। मतलब हम इसे लिखते हैं उद्दंडी बच्चा। हाँ, उद्दंडी बच्चा ही है। तो नोनी इसमें काम करता है? नोनी काम करता है। नोनी तो अमृत फल है भाई साहब, अमृत है ये तो। अपन लोग अभी भी सोचते हैं यार नोनी कैसे बताएं, किसको बताएं। मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं देना है जिसको एलर्जी करे, बाकी सबको देना है ये। एलर्जी जिसको करे उसको तो नेचुरली भाई सूट नहीं कर रही तो बात अलग है, बाकी। और या दूसरी है जिसको वहम हो गया साहब इससे कुछ हो गया, वहम की तो कोई तो कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका कि हम बात करें तो अब मैंने देखा साहब घुटनों में लोग बाग क्या करते हैं, जैसे ही दर्द हुआ डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भी एक्सरे कराओ, अरे साहब इतना लेट कर दिया, अब तो ये चेंज कराना पड़ेगा, देख लो 2-4 महीने नहीं तो चेंज करा। माइंड मेकअप करना शुरू कर देते हैं उसको। तो भैया चेंज करा ले, क्योंकि उनको पता है कि इतने सारे उनके पास में वो रखे हुए स्टील के इम्प्लांट रखे हुए ना घुटने, बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे, तो उनको लग रहा है भैया आज तो कोई लगाया ही नहीं, 1-2 के भी नहीं लगाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नया जरूरत पैसा नहीं है। होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मरीजों को घुटनों की नी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है। लेकिन 50% से ज्यादा वो लोग होते हैं जिनके घुटने की बजाय उनकी जो चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, कोलेजन जो होता है, जो हमारी जो नसें चारों तरफ जो घुटने को पकड़े हुए हैं, वो कमजोर हो जाती है। तो उससे क्या घुटना ऐसे में अगर आपने घुटना बदल भी दिया ना तो कोई फायदा नहीं होगा। कार्टिलेज, कार्टिलेज जिसको बोलते हैं डॉक्टर साहब। कार्टिलेज, यस, कार्टिलेज और जो सराउंडिंग टिश्यू जो होता है ना, जी जी। उसको तो हमारा कोलेजन पाउडर जो है ना, कोलेजन पाउच जो है हमारा कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, जो हम किसी को भी ग्लूकोजामाइन अगर दे रहे हैं तो ये मान के चलें कि हो सकता है उसका सराउंडिंग टिश्यू भी कमजोर हो चुका होगा, जो सपोर्टिव टिश्यू जिसे कहते हैं हम, वो भी कमजोर, तो उसे कोलेजन भी दे सकते हैं कैल्शियम के साथ में। तो कोलेजन एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत जरूरी है। दोस्तों गैस एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक तो समझ में नहीं आया, सब गैस हो गई मेरे पेट डॉक्टर में, गैस गैस हो समझ में गई। नहीं आती लोगों को, क्यों होती है? गैस भाई साहब इतनी बनती है लोगों को क्योंकि खान पान जैसा वो तो है ही है,
खान पान तो हमारा है ही, अब तला हुआ इतना और फ्रिज में रखा हुआ बासा ठंडा। पहले तो दुकान वाले ने कब बनाया था, हमने मंगा लिया पैकेट उसका, और फिर यहाँ पे भी फिर हमने उसको खा लिया, कई दिनों तक खाते रहे, तो गैस तो नेचुरली उसके अंदर से कुछ चीज ऐसी डेवलप हो गई। तो उसके अंदर भी हमारे जो सप्लीमेंट्स का रोल है ना, मतलब ऐसे खतरनाक सब उनके रिजल्ट्स हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। चाहे वो आंवला हो, चाहे एलोवेरा हो, चाहे फ्लेक्स ऑयल हो, चाहे फाइबर हो। इवन एक बीमारी जो बहुत तेजी से आजकल हम सुनते हैं, उसे कहते हैं पाइल्स, उससे मस्सा कहते हैं, उसको हेमोरॉइड्स कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। होता क्या है कि जानवरों में नहीं होती है बीमारी विवेक जी। जी। ये बीमारी हमें 2 पैरों पे चलने की वजह से मिली है। अगर हम भी 4 पैर में चल रहे होते हैं ना, तो ये हेमोरॉइड्स पाइल्स हमको नहीं, जानवरों का भी नहीं होते पाइल्स, सर पाइल्स हो गए, इसको पाइल्स नहीं होते, इंसान को ही होते हैं। और उसका कारण ये होता है कि 2 पैरों पे चलते हैं तो उसके अंदर जो जगह, जो नसें बनती है, उस जगह पे उसका फुलाव जल्दी से हो जाता है। अब पाइल्स के लिए हमारे पास जो ये आंवला, एलोवेरा, ये जो फ्लैक्स है, इतने जबरदस्त इसके रिजल्ट है, लोगों ने लिए हैं, मैं क्या बताऊं। ऐसे ही हमारे गैस में भी काम आता है आंवला ना, बहुत गैस अच्छा में भी, काम हाँ करता है। हाँ, ये मतलब एक जनरल प्रोडक्ट। फाइबर हमारा बहुत अच्छा, अच्छा प्रोडक्ट। फाइबर है। एक मिनट, मैं अपने सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना आज तक के सेशन में तो ऑलमोस्ट ओवर, आज आप अपने क्वेश्चंस मत लिखिए किस चीज के लिए, नेक्स्ट सेशन में आप भेज देंगे तो मैं डॉक्टर साहब से ले लूंगा, तो डॉक्टर साहब भी पढ़ पाएंगे, तो वे जो ठीक समझेंगे अपना आप लिखेंगे इसको। थैंक यू जी, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। अभी हमारे कुछ पेशेंट्स थे विवेक जी, जिनको की लंग्स है ना, वो श्रिंक होने शुरू हो गए। ओके। कैसे श्रिंक हुए? लंग्स के जो फेफड़े होते हैं ना, हमारे 2 होते हैं फेफड़े, एक लेफ्ट एक राइट, बीच में दिल होता है। अब ये फेफड़े जो होते हैं ना, ये स्पंज होते हैं, फोम की तरह होते हैं। इसमें ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की इसका प्रोसेस होता है ना। अब इसके ऊपर जो झिल्ली होती है ना, वो अगर इंफेक्टेड हो जाए, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो झिल्ली को ही प्रभावित करती है, फेफड़ों को प्रभावित नहीं करती है। अगर वो झिल्ली अगर सिकुड़नी शुरू हो गई तो फेफड़े ऑटोमेटिकली, विवेक जी, इसका कोई इलाज नहीं। इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ILD। इनका मेडिकल साइंस में बहुत महंगे महंगे इंजेक्शन लगाते हैं वो लोग इस फाइब्रोसिस को रोकने के लिए। इसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। इसको सिकुड़ने से रोकने का बहुत ही मुश्किल है। और जो एक बार इस बीमारी में ग्रसित हो गए, आपने देखा होगा, वो 24 घंटे ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं। उनको कोरोना की बात नहीं कर रहा, वो उनको मशीन घर पे लानी पड़ती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, या उनको लंग्स ऑक्सीजन सिलेंडर जो है अपने साथ रखना पड़ता है। हमने देखा है कई मूवी में और इवन गिरीश कर्नाड का था वो लास्ट में, वो नाक पे ऑक्सीजन लगा रहता था उसको, हल्का सा पाइप के साथ में। जी, ऐसे मरीजों का भी हमारे फूड सप्लीमेंट्स से ऐसे रिजल्ट आए हैं, जिसका कि मैं प्रैक्टिकली आपके सामने ऐसे एग्जांपल्स रख सकता हूँ, जिनको मिराकुलस रिजल्ट, जिनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस SGPGI ने कह दिया कि साहब आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको तो ये लेनी पड़ेगी ऑक्सीजन। और जब वो गए कि साहब हमें तो देखो अब ये हमारा ऑक्सीजन चेक करो, हम तो ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने तो ये पता है ये ऑक्सीजन लगने के बाद ये ऑक्सीजन तभी हटेगी जब वो दुनिया से जाएगा, उससे पहले ऑक्सीजन नहीं हटेगी। लेकिन ऐसे ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स है, टेस्टिमोनियल्स हैं, जो तो उनमें अपन क्या क्या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब ऐसी बीमारी में? इसमें आप ये मान के चलो कि ये सप्लीमेंट जो है ना हमारे, इनकी कैटेगरी है ABCD। अपन बात करेंगे आगे ABCD क्या होती है ना, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो मान के चलो कि ये ऐसे ऐसे जादुई प्रोडक्ट है जिन पे कि हम विश्वास करें। बस सबसे बड़ी बात क्या है, कमी है हमारे पास विश्वास की। डॉक्टर उसको कैप्सूल को दे देगा ना, पता है हमारे थोड़े टाइम पहले ना एक कैप्सूल आया था मेडिकल में, उसका नाम था ये अपना मेथी का कैप्सूल, उसको फेनुग्रिक मेथी के कैप्सूल। अब उसको पीस करके फार्मा कंपनी ने कैप्सूल बना दिया और उसकी कीमत रख दी 25-30 रुपए मेथी की। अब साहब डॉक्टर कह रहे हैं साहब ये क्या करेगा पता है, सिंड्रोम X नाम की बीमारी को ठीक करेगा। किसको ठीक करेगा? सिंड्रोम X। सिंड्रोम X क्या होता है? जब हार्ट, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब हो जाता है, उसको कहते हैं सिंड्रोम X। अच्छा, सिंड्रेला नहीं, सिंड्रोम X। सिंड्रोम X। सिंड्रेला तो 18 साल वालों ने सुना है डॉक्टर साहब। सही। सिंड्रोम X नाम की जो बीमारी है,
उसको ठीक करेगा। मेथी का कैप्सूल मैंने सिर पकड़ लिया, अरे मैंने कहा यार तुम मेथी दाना भिगो के रात को रख दो, सुबह खा लो यार, पानी पिला दो, 2 रुपए की भी खर्चा नहीं आएगा। पर साहब वो क्योंकि हमको उसका जो प्रेजेंटेशन दिया गया वो इस तरह से दिया गया कि इसके बराबर कोई चीज, और ये चीज हमारे यहाँ पे कोई बताने वाला, चाहे विवेक जी हो चाहे कोई और हो, वो कहता तुम थोड़ी हो यार डॉक्टर, तुम क्या बताओगे। वो विश्वास वहीं से ही टूटना शुरू हो जाता है। और यही डॉक्टर मैं लिखते हैं ना। अपनी मीटिंग में बताता हूँ डॉक्टर साहब, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर आपके घर में सोना है हाँ, और मेथी है तो बोलो हम्म, सोना फेंक के मेथी रख लेना। मेथी रख लेना, बिल्कुल। अब अपन लोग बताओ तो कोई सुनता नहीं है, ये तो आप डॉक्टर हो डॉक्टर साहब इसलिए समझाते हैं सब लोग। अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, करोंदा होता है ना, करोंदा खट्टा सा एक होता है, हरा हाँ हरा सा, करौंदा करौंदा जानता हूँ। करोंदा। अब जी। मतलब वेस्ट चीज लेके आ गया क्रैनबेरी नाम से, और अरे साहब ये कैसे, ये क्या काम करेगा यूरिन इन्फेक्शन में, ऐसे वैसे पता नहीं 10 बातें, और ये हम एलोपैथी में ऑलरेडी बेच रहे हैं, लिख रहे हैं डॉक्टर क्रैनबी नाम से। वहां ले लेगा 30 रुपए का कैप्सूल, कमाल ले लेगा। क्योंकि लेडीज में जो बार बार यूरिन इन्फेक्शन का डर रहता है ना वैसा, मेल में भी रहता है, लेडीज में क्या है, यूरिन का रास्ता जो होता है शॉर्ट होता है, तो उसमें इन्फेक्शन बहुत तेजी से अंदर जाने के चांस रहते हैं। ज्यादा तो होता है। वहाँ क्रैनबेरी का कैप्सूल ले लेगा, करोंदा। यूं कह दो ना करोंदा की चटनी खा ले, नहीं साहब खट्टा लग रहा है, ये लग रहा है, कोई नहीं कैप्सूल खा ले। ओमेगा 3 अलसी जो दुनिया खा रही है, वो कैप्सूल हमने ओमेगा 3 दिया। आज आधी से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनी ओमेगा 3 के कैप्सूल ला रही है। बोलो क्या बात, गजब। तो करक्यूमिन के कैप्सूल ला रही है। यानी कहने का मतलब है ये सारी चीजें एलोपैथी में तब आती हैं जब वो डॉक्टर्स की साइंस उसको रिसर्च पेपर बना के प्रेजेंट करती है, और वो रिसर्च पेपर के पीछे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है। नो डाउट वो अच्छी चीज लाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत सारी चीजों के पीछे उनका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, सही बात तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था विवेक जी, जी। वहां पूछा गया एक प्रोफेसर के द्वारा कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है। बस 5 मिनट में अपन मीटिंग खत्म करेंगे, आज की मीटिंग का टाइम हो चुका है, 5 मिनट में। तो दोस्तों यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं प्लीज मुझे बताएं लिख करके चैट बॉक्स में कि बच्चों के लिए या परिवार के लिए नाश्ता सबसे बढ़िया। मैं बता सकता हूँ, देखो आलू का पराठा है, पोहा है, उपमा है, ब्रेड है, सैंडविच है, फाफड़ा है, पकोड़ा है, पोहा है ना। किसी ने लिखा भी है पोहा। सारी चीजें बेस्ट है। लेकिन आप बताओ उस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, करीब 500 से ज्यादा, उनने बताया क्या बताई कि जी ये जो किलॉग्स का जो कॉर्नफ्लेक्स है ना, ये सबसे बढ़िया नाश्ता है। मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने फिर मेरी वेस्टिज में जब आया ना अपना ये वाला एनरवा, मैंने कहा हाँ यार ये सबसे बढ़िया नाश्ता है। खिचड़ी देखो, कई बार खिचड़ी, उसने प्रोफेसर ने कॉर्नफ्लेक्स को बताया किलोस का, इसमें आयरन इतना है, जिंक इतना है, कैल्शियम इतना है, ये इतना है, वो होता है। सीरियसली डॉक्टर साहब? मक्की का जो अपन खाते हैं ना कॉर्नफ्लेक्स, वो कहते हैं इससे बढ़िया नाश्ता नहीं है, प्रोफेसर कह रही है। अच्छा। और हम क्या सोच रहे हैं साहब, 2-4 जब तक आलू के पराठे मक्खन मार के नहीं ले और दही की लस्सी का इतना बड़ा गिलास नहीं ले, जब तक क्या नाश्ता है। उसके ऊपर 2 चाय के बढ़िया से प्रोटीन पाउडर लिख रहे हैं, बताओ प्रोटीन पाउडर से भी ये हकीकत है भाई साहब। हमें ऐसे ही मिल गया ना एनरवा ब्रेकफास्ट जो है, हम क्या सोचते हैं, अरे साहब महंगा है, ये है, ये हम तो पराठे खा लेंगे, हम तो सब पालक के पराठे खा लेंगे। खा लो भाई पालक के पराठे खा। पालक भी तो 12 महीने नहीं आता। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अभी अपन सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, बीमारियां बहुत सारी हैं, ये सब चीजें बहुत सारी बातें और होंगी। पर निश्चित तौर से मुझे इसलिए अच्छा लगा आज, क्योंकि अभी हम बेसिक फंडामेंटल्स पे बात नहीं करते। कहीं भी जाते हैं हम लोग, सर हमारा देखो आयरन कैल्शियम इतना बढ़िया है, देखो आप उसमें है ना आयरन देखो चुंबक से चिपक नहीं रहा है। वो चुंबक से चिपके नहीं चिपके, आपने उसका करड़ा स्कैन भी कर दिया, आपने उसको नीड भी डेवलप कर दी, और वो आपसे कनेक्ट क्यों होगा जब तक उसको उसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम उसकी फैमिली की उसको आप नहीं जोड़ पा रहे हो। आपको ही क्लियर नहीं है तो आप क्या क्लियर करो। आप शॉर्ट में जाते हो और शॉर्ट में सोचते 100 पीवी का ऑर्डर निकाल रहा है, तो ऑर्डर एक बार यहाँ पर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं होगा तो फिर वो लंबी दौड़ नहीं चलेगी। वो एक आध डब्बी लेकर गया, सब ले ली आपने, कही थी मैंने ले ली,
ओमेगा 3 की एक डब्बी लेके दोबारा नहीं ले रहा वो, तो उसे समझ में नहीं आया कि ओमेगा 3 जो है ना उसको ये हाइपरहोमोसिस्टिनीमिया और इससे लाइपोप्रोटीन ए से बचा लेगा। मॉर्निंग वॉक की आपने बात ही नहीं की, आप तो सीधे सप्लीमेंट दे के आ गए। सप्लीमेंट कुछ नहीं करेगा अगर उसने EARN नहीं किया है तो वो अपन बात करेंगे अगली मीटिंग में। सही बात है। और फिर डॉक्टर साहब अगर हम उससे बिना उसके बात करते तो वो स्मेल करता है उस बात को कि यू आर ट्राइंग टू सेल, आप सोल्यूशन नहीं दे रहे हो, उसको सेल करने की कोशिश कर। नहीं ठीक है, एक्चुअली कहीं पे भी हो ना, आप अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे ना। आज फार्मा इंडस्ट्री हजारों करोड़ की कब बनी? जब उसने डॉक्टर्स को ढंग से प्रेजेंटेशन दिया, एग्जैक्टली उनकी ट्रायल्स रिपोर्ट दी, उनके रिसर्च पेपर्स दिखाया उन्होंने, और फिर डॉक्टर्स के कलम पे आने के बाद तो वो कब 100 करोड़ से 1000 करोड़ 10,000 करोड़ का प्रोडक्ट बन गया। बिल्कुल सही, और बिल्कुल हमारे सही। यहाँ तो साहब हिमालय है, चरक है, झंडू है, ये ऑलरेडी आयुर्वेद के इतने बड़े गढ़ हैं जिन्होंने फार्मास्यूटिकल से हाथ जोड़ रखे हैं। मतलब ये डॉक्टर्स को इतना ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स के साथ जुड़ चुके हैं कि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ना हम जाने अनजाने में नेचुरल सप्लीमेंट के रूप में, नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स के रूप में हम लोग ले रहे हैं। लिव 52 आपको पता होगा, लिव 52 बताइए, कोई डॉक्टर नहीं लिखता, लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाली है गोली है। डॉक्टर लिखते हैं, बहुत कम मात्रा में लिखते हैं। लिव भले 52 लिखे नहीं, लेकिन अपने बच्चे को लीवर की दिक्कत होगी तो लिव 52 देते जाके। लिव 52 दे देंगे। तो यानी कि बात को प्रेजेंट करना। और हम तो विवेक जी ओमेगा 3 तब से बेच रहे हैं, सालमन फिश वाला। यस। तब वाला 20 रुपए का उस टाइम कैप्सूल होता 2000 में, 20 रुपए का। हालत खराब होती है लोगों को समझाने में, वो कह दिए मछली का है, कभी कुछ नाटक। अरे अलसी का आ गया, अब तो ले ले भाई, अब तो ले ले, प्योर वेज आ गया। 5 रुपए का आ गया, पहले 20 का उस टाइम था, 20 का। 80 में 20 का था, नहीं 2000 में, 80 में नहीं, 2000 में 20 का था। अब तो अब 30 तो से 5 ऊपर है, 30 से ऊपर है शायद, 30 से अब ऊपर है 30 से शायद ऊपर अब। हो गया। बोलो। और इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है अपनी फ्लैक्स ऑयल की, शरीर की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। आपकी बॉडी में इसकी जो प्रेजेंस है, जो अपने कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एसिड। वीडियो ऑफ हो गया डॉक्टर साहब। अरे सर ऑफ कैसे हो जाएगा? हाँ, एक का ऑडियो बंद कर दीजिए डॉक्टर साहब, एक का ऑडियो बंद कर दीजिए। हाँ जी जी। तो कहने की बात ये है कि बहुत कॉमन सेंस को यूज करते हुए हमें पहले स्वीकारना है। बस मैं बता रहा हूँ 80% 90% लोग बेचने जाते हैं, खुद उसको शायद अभी तक उन्होंने स्वीकारा नहीं है, यूज नहीं किया होगा। आज भी प्रोटीन पाउडर को खरीदते टाइम वो ये सोचते हैं यार इसके 100 पीवी कर आऊंगा, पर घर में शायद। ठीक ठीक बात है। तो अगर हमें अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही है, हमें उसकी बॉडी के अंदर यूटिलिटी, फैमिली के लिए जरूरत नहीं समझ में आ रही है, तो हम ये जितने लोग हैं, अगर मैं कह रहा हूँ ये लोग भी अगर ईमानदारी से खुद यूज करें ना, तो ये 100-150 पीवी जो विनिंग टीम बताती है तो बहुत छोटी बात है। छोटी बात, पक्की बात है। तो सर आगे का टॉपिक जो है अपन। हाँ बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मतलब डॉक्टर साहब मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट की उसके लिए आप मतलब धन्यवाद उसको एक्सेप्ट करने का। आप 2-3 सेशन दे दीजिए सर, सबका भला होगा। और कहाँ, क्योंकि देखो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप जैसा लर्नर डॉक्टर जो एलोपैथी का क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो कभी खुल के इतनी डिटेल में बात नहीं करता है। और दूसरी चीज, हमारा सब लोगों का इतना एक्सेस भी नहीं होता है डॉक्टर साहब। ये तो आप जैसे लीडरशिप की महानता है, और दूसरा एक विनिंग टीम का कल्चर है कि सब एक दूसरे के लिए हैं। तो बिल्कुल अब अगले 1-2 से मैं 1-2-3 मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। जब डॉक्टर साहब कहेंगे कि सेशन हो गया तो तब की तब हम समझेंगे, चाहे वो 4 में हो चाहे 5 में हो। डॉक्टर साहब कोई चिंता नहीं, आप 6 भी कर सकते हो, तो हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। राइट, वो कहते हैं दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। नहीं, हमारे पास में और एक्सपर्ट्स हैं, मैं बता रहा हूँ। आईज एक्सपर्ट तो आबा जी हैं हमारे साथ में, डॉक्टर रूपा नेगी हैं, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो एक सेशन हम, मैं चाहूंगा 1-2 सेशन हम उनसे भी रिक्वेस्ट सर, आप करेंगे। जैसे कहोगे हम ये पूरी सीरीज, हमें करना क्या है सर? हमारी लीडरशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या है सर? यही सारी तो बातें हैं सर, उसमें क्या है? नहीं, शी इज अ लर्नर लेडी और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल जुनून से
वो शी इज ए गायनेकोलॉजिस्ट, उनके हस्बैंड तो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड है सर, इतने बड़े पोस्ट पे हैं, और जोधपुर में नामचीन कपल है दोनों, बहुत बहुत बढ़िया। जबरदस्त है उनका, और तो सर उनसे भी हम हमने तो आज रिक्वेस्ट से ये करेंगे। लीडरशिप ट्रेनिंग का इसका सीरीज का वॉल्यूम 1 कर दिया है। नेक्स्ट जो मैसेज आएगा उस पर 2 लिखा होगा। तो अब वो 1 का हमें पता था, 1 की जिम्मेदारी मेरी थी, और लास्ट की जिम्मेदारी कोई चिंता नहीं है। मैं आप सब लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि नेक्स्ट वीक डॉक्टर साहब आगे इसको इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे इसको। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका ऑलरेडी यूट्यूब पे लिंक है। आप वो लिंक जिन्होंने आपकी टीम में जिन्होंने मिस कर दिया हो उनको आप जरूर भेज दीजिए, ताकि वे देख लें उसको। और विद डॉक्टर साहब परमिशन आप अपने गेस्ट को, जो भले भी बिजनेस में नहीं हो, आप उनको नेक्स्ट वीक इनवाइट करिए। राइट, आप इनवाइट करिए और उनको पहले ये आज का लिंक उनको भेज दीजिए कि सर आप इसको देख लो, इस लिंक को यूट्यूब पे, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ लाभ की बात हो सकती है तो आप नेक्स्ट मीटिंग को अटेंड कर दीजिए। इससे क्या होगा, हम हमारे रिश्तेदार मिलने जुलने, क्योंकि ये जो सेशन है इसमें भावना बिजनेस से ज्यादा है कि लोग स्वस्थ रहें। लोग स्वस्थ रहेंगे तो बिजनेस अपना आप बढ़ा जाएगा। हम रहेंगे तो सारे काम हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसको अपन इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप पूरे ग्रुप में इसको प्रमोट कर दीजिए, और नेक्स्ट वीक में डॉक्टर साहब इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करेंगे। साइनाथ जी, आप मेरे से एक्चुअली वो शेयर नहीं होता है, तो आप किसी से भी ग्रुप में ले लीजिए या विनिंग टीम में डाल दीजिए, या मुझे पर्सनल मैसेज दे दीजिए, तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो एक हल्का सा वर्ड होगा, वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि उससे आपके सम्मान के लायक नहीं है वो शब्द, लेकिन हृदय की बात को आप जरूर जान जाएंगे कि आज बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, और आने वाले 1-2 हफ्ते में लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जो कि उनके खुद की व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, और उनके टीम के लोगों के लिए, और उनके लास्ट में उनके व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा एक काम कर सकती है। राइट विवेक जी बताओ, इट्स माय प्लेजर, बताओ आपको दिल की बात, इट्स माय प्लेजर, आप लोगों के साथ बात करना ही एक अपने आप में सम्मान की बात है। देखो आप सर, ये लोगों का लिबर्टी तो जो मेरी है डॉक्टर साहब। मोटिवेशन है। आप आपसे बात करना इज ऑलवेज अ ट्रीट सर। और आज से नहीं, सिंस 2004 और 2003, उस दिन से ही जी वो हमारे लिए प्लेजर है, आप मैम सब। और आपने तो हमेशा बड़े भाई की तरह हमारा हमको रखा सर, हमेशा आपने टेक केयर की। तो वो एग्जाम्पल भी दूं तो बहुत सारे हो जाएंगे, और वही सम्मान फ्रॉम द डे वन हमारे मन में आपके लिए है ही। बिजनेस से कोई उसकी बात नहीं है, और ये तो अच्छी बात है, प्रिविलेज है कि आप बिजनेस में भी हैं, और ये एक बहुत बहुत बढ़िया बात है। इट्स वेरी गुड टू हैव पीपल लाइक यू इन विनिंग टीम एंड दिस बिजनेस सर, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और पर्सनली तो है, पर्सनली का तो कोई मैच ही नहीं है उसमें। राइट। तो विद दिस थैंक यू डॉक्टर साहब, और मैम के लिए भी, क्योंकि मैम को आज हम नहीं बात कर पाई वो, लेकिन हाँ नहीं, ड्यू कोर्स जैसे भी आप मुनासिब समझेंगे अगले सेशंस में हम उनको ले लेंगे। और आप सब अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, और जो जो डॉक्टर साहब ने बताया है वो डॉक्टर साहब ने कहीं पर भी इस अभिप्राय से नहीं बताया है कि कोई बिजनेस की बात हो। बिजनेस अपने आप आएगा। पुरानी एक कहावत है कि जो मेहंदी पीसता है ना, उसके हाथ अपने आप लाल हो जाते हैं। जब आप लोगों की मदद करते हैं या एक अच्छे कारण से आगे जाते हैं तो पैसा तो अपने आप आता है। तो इसलिए मेहंदी पीसने वाले के लिए हाथ लाल करने की चिंता नहीं होती, हाथ तो लाल होंगे। हमारा काम है मेहंदी बटने का। तो यही मेहंदी जो आज डॉक्टर साहब ने बटी है, यही हमें अपने लोगों के लिए बटना है। और जो जो चीजें आज बताई हैं उनमें थोड़ा हमें जरूर प्रिकॉशनरी ध्यान रखना है उन चीजों का। और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, और अब मैक्सिमम आप अपने गेस्ट को, अपने रिलेटिव्स, मिलने जुलने वालों को जरूर इन्वाइट करिए, वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। राइट, विद दिस थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, लव यू। और बिल्कुल सप्लीमेंट तो बेहतर है ही, और मॉर्निंग वॉक भी करना शुरू कर दें।